बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Mohammed Bilal from Islamabad, practicing law at Islamabad High Court, and before the other tribunal, including NAB Court. आई थिंक आ गए हैं जो दो तीन और थे, आ गए हैं जी। 7 भाई मेरा ख्याल है वो आ गए हैं, ऐड हो गए हैं जी जी। आज नैब जी अस्सलाम ऑर्डिनेंस। वालेकुम। जी जी, थैंक यू वालेकुम सर कि सलाम। आपने दिखा दिया। जी जी, मैं वही देख जज़ाकल्लाह। रहा था। नैब ऑर्डिनेंस की आज दूसरी क्लास है। कल हमने तकरीबन पहले फर्स्ट 10 सेक्शन किए थे, और मैंने ये भी आपको बताया था कि पहले सेक्शंस के अंदर ज़रा टाइम लगता है। जब भी कोई लॉ हम शुरू करते हैं कि उसके अंदर जो शुरू में डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन क्लास के ऊपर टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह अब आगे हम जल्दी जल्दी इसको जस्ट सिर्फ बताएंगे। बस आपने जो शुरू में डेफिनेशंस पढ़ी थी उसको जहन में रखना है, ताकि दोबारा बार बार ये बात रिपीट ना हो। यहाँ पे कोर्ट का क्या मतलब है, एक्यूज का क्या मतलब है, ऑर्डिनेंस का क्या मतलब है, चेयरमैन का क्या मतलब है, डिप्टी चेयरमैन का क्या मतलब है। तो ये सारी आपके जहन में होनी चाहिए। अब सिर्फ वहाँ पे वर्ड आएगा, बार बार वो डिफ़ाइन नहीं करेगा। लॉ की सबसे बड़ी ये बात होती है कि आप लोगों को, आम बंदे को, इस वजह से समझ नहीं आता कि वहाँ पे बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं की जा रही होती, बल्कि एक लफ्ज़ अपने अंदर बहुत बड़ी डेफिनेशन लेके रखा होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है जहाँ पे एक एक वर्ड उसको जहन नशीन रखना है कि एक्यूज का मतलब क्या है, यहाँ पे नैब चेयरमैन का मतलब क्या है, तो एसोसिएट का मतलब क्या है, सारा ऊपर डिफाइन हो चुका है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 11 है। कल किसी ने सवाल किया था कि आई थिंक मैं गलती से बोल गया था बीच में कोई आर्टिकल ना, इनको तो आर्टिकल बोल दें तो कोई इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सेक्शन ही है। आर्टिकल और सेक्शन के अंदर कोई लीगली फ़र्क नहीं होता, ना इसके कोई इफेक्टिव होने का कोई फ़र्क होता है कि आर्टिकल होगा तो ज़्यादा या सेक्शन होगा, ऐसे नहीं। जो सुप्रीम लॉज होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसके लिए हम लीगली आर्टिकल यूज़ करते हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं होता। सेक्शन 11 शुरू करते हैं। इम्पोजिशन ऑफ फाइन। अगर किसी बंदे को सज़ा होती है तो साथ उसके फाइन भी होता है। ऊपर हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था। तो बंदा करप्ट प्रैक्टिसेस या करप्शन के अंदर पाया गया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या मिलेगी, ये देखें, एक्सटेंड टू 14 ईयर विद फाइन। फ़ाइन लाजमी करना होगा, और फाइन कितना करना होगा वो यहाँ पे बताया गया कि वेयर एन एक्यूज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इज सेंटेंस टू पे अ फाइन। जहाँ पे एक्यूज है और उसके ऊपर सेक्शन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर फाइन होगा, जैसा कि सेक्शन 10 ने कह दिया कि इसके ऊपर फाइन होगा, मतलब कोई और सेक्शन हो सकता है जिसके अंदर कोई और पनिशमेंट हो किसी और ऑफेंस के लिए, वहाँ पे मे बी फाइन ना डिक्लेयर किया गया हो, लेकिन जहाँ पे फाइन को कहा गया है वहाँ पे क्या होगा, सेंटेंस टू पे अ फाइन, द अमाउंट ऑफ द फाइन shall in no case be less than the gain derived by the accused or any relative or associate by the commission of the offense। जितनी उसने करप्शन की है, जो एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर जितना इल्ज़ाम है, जो उसने करप्शन की है, जितना उसने गेन किया है, जितना उसने बेनिफिट लिया है, जितना उसने इलीगल मीन से उसने गेट किया है, उससे कम आप फाइन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे बता दिया कि उससे कम आप फाइन नहीं कर सकते। अच्छा, पावर टू फ्रीज प्रॉपर्टी। पावर टू फ्रीज प्रॉपर्टी, फ्रीज का मतलब ऊपर बताया गया था, बार बार रिपीट नहीं होगा। द चेयरमैन नैब और द कोर्ट ट्राइंग। अगर चेयरमैन नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है या कोई इंक्वायरी के अंदर किसी बंदे को पकड़ा हुआ है, या कोर्ट और द कोर्ट ट्राइंग एन एक्यूज्ड फॉर एनी ऑफेंस एज स्पेसिफाइड अंडर द ऑर्डिनेंस may at any time, if there appear reasonable grounds for believing that the accused has committed such an offence, order the freezing of his property। अब चेयरमैन नैब के पास और कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि अगर वो बिलीविंग दैट द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड, बस वो अगर उनको लगता है कि इस बंदे ने ये जुर्म किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, जो उसकी
अभी उन्होंने साबित नहीं किया, मतलब कन्विक्शन नहीं हुई। कन्विक्शन इज़ अ डिफरेंट थिंग कि उसके ऊपर जुर्म साबित हो गया, ये मुलजिम है, उनको लग रहा है कि इसने कमिट किया है, अगर हमने इसकी प्रॉपर्टी फ्रीज ना की तो मे बी ये एब्सकॉन्डर हो सकता है, भाग सकता है यहाँ से, या ये नहीं आ रहा तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब ये किसी को बेच सकता है या कुछ कर सकता है, इसको हम फ्रीज कर दें, तो वो फ्रीज कर देते हैं आप इस प्रॉपर्टी और पार्ट देयर ऑफ, या उसमें से थोड़ा या पूरी प्रॉपर्टी को, वेदर इन हिज पोजेशन और इन द पोजेशन ऑफ एनी रिलेटिव, एसोसिएट और पर्सन इन हिज बिहाफ। एसोसिएट की डेफिनेशन ऊपर गुजर चुकी है, रिलेटिव उसका कोई रिलेटिव हो सकता है। तो ये नैब का लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें रिलेटिव की प्रॉपर्टी भी जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोग आते हैं तो कहते हैं कि वो मेरे ससुर की प्रॉपर्टी नैब ने हत्या लिया, हालांकि जनरल लॉ के अंदर आप जिस बंदे ने जुर्म किया उसके अलावा किसी और बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अदालत तक लाने के लिए किसी और की प्रॉपर्टी को सीज या उसको फ्रीज नहीं कर सकते, उसको अटैच नहीं कर सकते। लेकिन नैब के अंदर आप उसके रिलेटिव, बेशक उसका कोई ससुर है, बेशक आप ब्लड रिलेटिव भी नहीं, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई दोस्त यार हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी ये फ्रीज कर सकता है। अच्छा, if the property ordered to be frozen subsection A is a debt, other movable property, the freezing may made by seizure। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं वो मतलब मे बी डेट हो सकता है या मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, तो उसको कैसे, मतलब गाड़ी है, कोई ऐसी चीज़ है, बाइक है उसके पास, मे बी उसके पास कोई हेलीकॉप्टर है, कोई जहाज़ है, तो उसको क्या करें, उसको जो अटैचमेंट होती है वो लैंड वगैरह की होती है। जो प्रॉपर्टी अटैच और प्रॉपर्टी फ्रीज जो होता है ना, वो ज़्यादातर लैंड के लिए यूज़ करते हैं। ये वर्ड बाय सीजर ये मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए करते हैं कि उसको रोक दिया जाए। बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, रिसीवर इसलिए अपॉइंट होता है जैसे अगर किसी बंदे का कारोबार है, मतलब किसी बंदे की कोई फूड चेन है, कोई किसी की फैक्ट्री है, अब उसके अंदर तो अब उस फैक्ट्री को बंद तो नहीं कर सकते, ये कि भी वो बंद कर दें तो वो बंदा अगर कल गिल्टी ना हो, वो कन्विक्शन ना हो, वो बाइज्जत बरी हो जाए, तो उसके कारोबार का क्या होगा। तो कोर्ट क्या करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर करती है। रिसीवर जो है, रिसीवर ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है हमारा, उसके अंदर रिसीवर पूरा एक चैप्टर है कि रिसीवर कौन होता है, रिसीवर कैसे अपॉइंट होता है। आप सिंपल अल्फाज में ये समझिए कि रिसीवर एक वो बंदा होता है जो कि कोर्ट एक आम बंदे को, मे बी वो वकील साहब हो, मे बी कोई रिटायर्ड जज हो, मे बी कोई अकाउंटेंट हो, जो कोर्ट को लगता है कि ये बंदा इस काम को चला सकता है, तो वो उसको रिसीवर अपॉइंट करेगी कि आप तब तक ये बिज़नेस संभालो या इससे जो प्रॉपर्टी से जो रेंट आ रहा है, जो चीज़ आ रही है, उसको आप मैनेज करें। ठीक है, यानी आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज करेंगे और टाइमली साथ साथ कोर्ट को आके आप इन्फॉर्म करेंगे कि ये पैसा आ रहा है, ये पैसा आ रहा है। तो वो रिसीवर की एक फीस तय हो जाती है, वो फीस पार्टी देती है और तब तक रिसीवर उसके बिहाफ पे वो काम चलाता है। बाय प्रोहिबिटिंग द डिलीवरी ऑफ सच प्रॉपर्टी टू द एक्यूज्ड और द एनिमल, आप प्रोहिबिट कर सकते हैं कि ये डिलीवरी इसको ना मिले, मतलब एक चीज़ अभी उसके पास नहीं है लेकिन उसकी है और उसको पहुंचनी है, तो वो उसको प्रोहिबिशन लगा सकती है कोर्ट। तो ये इसको असल में हम कहते हैं ये मोड्स मोड्स ऑफ फ्रीजिंग द प्रॉपर्टी है। ठीक है, पावर ऑफ फ्रीज तो नैब के पास है और कोर्ट के पास है। ठीक है, चेयरमैन नैब के पास और कोर्ट के पास। उसके मोड क्या हो सकते हैं, वो सीज कर सकता है, अपॉइंटमेंट रिसीवर कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, बाय ऑल ऑफ एनी सच अदर मेथड्स एज द कोर्ट द चेयरमैन एज द केस में भी। अब कोई नई जिद्दत आ रही है दुनिया के अंदर और बहुत सारे कारोबार हैं, कोई क्रिप्टो करेंसी कर रहा है, कोई ऑनलाइन, तो कोर्ट या चेयरमैन ने कोई भी नया तरीका समझ लिया कि इससे इसको प्रोहिबिट किया जा सकता है, इससे इसको फ्रीज किया जा सकता है, सीज किया जा सकता है, तो वो कर सकती है। अच्छा, if the property order to be frozen is immovable, the freezing shall in the केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू बी मेड थ्रू अ कलेक्टर ऑफ दिस। अच्छा, ये जो हमारी लैंड वगैरह होती है, जो ज़मीनें होती हैं, अगर इसको फ्रीज करना है तो उसके अंदर यानी अब कोई कल्टीवेशन वाली ज़मीन है, क्योंकि वो रेवेन्यू पे कर रही है, तो अब उसको फ्रीज करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ये एसी होता है आपका, या डीसी। डीसी और एसी, इसके नीचे जितना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे जितना भी आता है इवन के पटवारी तक,
ये वहाँ से सीज़ किया जाता है। उस सीज़ करने का तरीका इसलिए यहाँ पे कलेक्टर लिखा गया है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी के जो आपने फ़र्द देखे होंगे, हर चीज़, हर प्रॉपर्टी का फ़र्द होता है या रजिस्ट्री होती है। जब उसको फ्रीज़ करते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल जो रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे लिखा होता है कि ये फ़र्द है या ये इसकी रजिस्ट्री या मकान की या ये कल्टीवेशन वाली ज़मीन है जहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, उसके ऊपर रेड पेन से या पेंसिल से वो पटवारी लिख देता है कि कोर्ट ने इसको फ्रीज़ कर दिया। अब वो ना बिक सकती है, ना उसके ऊपर कोई मॉर्गेज हो सकता है, ना उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो वो इसलिए इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कौन सा ऐसी कौन सा कलेक्टर विच विच द लैंड इज सिचुएटेड इन ऑल अदर केसेस। अच्छा, जहाँ पे लैंड सिचुएटेड होगी और बाकी केसेस के अंदर बाय टेकिंग पोजेशन, बाय अपॉइंटमेंट और रिसीवर, बाय प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ द रेंट और डिलीवरी प्रॉपर्टी। वही ऊपर वाली बात दोबारा आ गई, ऑल एनी ऑफ सच मेथड्स एज द चेयरमैन नेब कोर्ट में बी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। अब यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट आ गया। प्रोवाइडेड दैट का मतलब हमेशा लॉ के अंदर होता है एक्सेप्शन, देयर इज एन एक्सेप्शन। Provided that any order of seizure, freezing, attachment or any prohibitory order mentioned above by the chairman NAB shall remain in force for a period not exceeding 15 days। अब ऊपर मैंने बताया था कि चेयरमैन नैब और कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है, ये उसकी पावर है कि वो किसी की प्रॉपर्टी को जो एक्यूज है उसको अटैच कर सकती है या फ्रीज कर सकती है या सीज कर सकती है, एक ही बात है। अब जो इसमें से दो पावर्स थी, एक कोर्ट थी और एक चेयरमैन नैब था। चेयरमैन नैब के लिए यहाँ पे आ गया कि उसका जो ऑर्डर है सीज करने का, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी तो कोर्ट में मामला नहीं गया, अगर वो कर रहा है तो वो उसका जो ये ऑर्डर है वो रिमेन इन फोर्स फॉर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। 15 दिन से ऊपर उसका वो ऑर्डर नहीं चल सकता। मतलब 15 दिन के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, अनलेस कंफर्म बाय दी कोर्ट। वो कोर्ट जाएगा, वहाँ से कहेगा कि जी मुझे दोबारा ज़रूरत है इसको एक्सटेंशन दें, ताकि मुझे वो कोई रीज़न बताएगा वहाँ पे, तब कोर्ट उसके ऊपर कंफर्मेशन देती है तो ठीक है। अगर कंफर्मेशन नहीं देती या नैब चेयरमैन नैब को याद नहीं रहा या वो लेट हो गया है तो 15 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगी। मतलब वो फ्रीजिंग और वो सीजिंग वो हट जाएगी। फिर दी रेफरेंस अंडर दिस ऑर्डर शैल बी सेंट बाय द चेयरमैन नैब। अब जब वो कोर्ट से कंफर्म करवाता है ना तो आगे आएगा एक रेफरेंस। व्हाट इज रेफरेंस, ये आप सुनते होंगे टीवी के अंदर कि नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया, नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। जैसा कि अदर डिपार्टमेंट, जैसा कि पुलिस FIR देती है, वहाँ से सारी चीज़ें आगे शुरू होती हैं, वो चालान पेश करती है, वो सब कुछ करती है। नैब का ये है कि नैब का एक रेफरेंस एक FIR की हैसियत रखता है। यहाँ पे पुलिस वगैरह उस तरह काम नहीं कर रही होती, यहाँ पे एक रेफरेंस होता है। ये आगे सेक्शन 18 के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अच्छा, रेफरेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी सेंट बाय द चेयरमैन नैब। वो जब कोर्ट को भेजेगा 15 दिन की एक्सटेंशन लेने के लिए, असल में वो रेफरेंस भेजेगा तो वहाँ पे वो फिर हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा प्रोवाइडेड दैट क्या है, सेकंड एक्सेप्शन क्या है, दैट नॉट withstanding anything to be contrary contained herein, जी, contrary contained herein, that the order of chairman NAB or the court shall be effective from the time of passing thereof। अच्छा, ये जो टाइम है, ये जो 15 डेज का टाइम गिनना है, ये कहाँ से गिना जाएगा, that the order of chairman NAB or the court shall be effective from the time of passing thereof। जिस दिन उसने वो ऑर्डर किया, ठीक है, इफेक्टिंग फ्रॉम पासिंग देयर ऑफ और प्रोक्लेमेशन देयर ऑफ इन न्यूज़पेपर। इसका सिंपली मेथड ये होता है, जब कोर्ट इस तरह की प्रॉपर्टी फ्रीज करती है, कोर्ट का तो एक सिंपल ऑर्डर होता है जो कि पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, जो हर बंदे को पता चल जाता है। ठीक है, वो ऑर्डर शीट के ऊपर लिखा जाता है और वो आगे साथ ही ऑर्डर के साथ करते हैं कि इसको फलाने न्यूज़पेपर के अंदर प्रोक्लेमेशन किन जाए, मतलब इश्तिहार दिया जाए। न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आती है, आप अगर न्यूज़पेपर में देखें छोटी छोटी बीच में ऐड आई होती है, अदालत में जनाब फलाना फलाना फलाना, तो वो ये सारा इस तरह चल रहा होता है। अब नैब का भी इसी तरह
अगर वो किसी की प्रॉपर्टी अटैच करते हैं तो नैब का चेयरमैन भी जिस दिन वो ऑर्डर करेगा उस दिन वो उसकी प्रोक्लेमेशन भी करेगा न्यूज़पेपर के अंदर, वाइडली सर्कुलेटेड एंड डिस्पैच एट दी लास्ट नोन एड्रेस ऑफ द एक्यूज, और एक्यूज के पते के ऊपर भी उसको भेजेगा उसकी ऑर्डर की कॉपी। कोर्ट भी भेजती है, कोर्ट का तो एक प्रोसीजर जो है ही है, वो तो लाजमी हर ऑर्डर हर जो भी कुछ होता है वो अगर उसके अरेस्ट के वारंट हैं, अगर उसको प्रॉपर्टी को सीज करना है तो उसके समन वहाँ पे मौसूल होते हैं। तो नैब को भी यहाँ पे कह दिया गया कि वो एक कॉपी उसकी एक्यूज के एड्रेस पे भेजेगा। मतलब कि क्यों ये बयान किया जा रहा है, इसलिए बयान किया जा रहा है कि 15 डेज कहाँ से शुरू होंगे, 15 डेज वहाँ से शुरू होंगे जिस दिन ये ऑर्डर को उसको भेजेगा। मतलब जिस दिन वो प्रोनाउंस करेगा उसी दिन उसको चाहिए कि वो भेजे, अगर नहीं भेज रहा तो जिस दिन वो उस एक्यूज के पते पे भेज रहा है तब से ये दिन गिने जाएंगे। आइदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, ये एक लॉ का प्रोसीजर है, ये आपके काम का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किस तरह वो भेज सकता है, तो ये एक समन का एक पूरा चैप्टर है, उसके अंदर जो सिविल क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है ये वहीं से लिए हुए हैं, बिल्कुल वही लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये बाय पोस्ट ऑफिस जाता है, बाय TCS जाता है, किसी तरह भी वो जिस तरह भेजना चाहे भेज सकता है। अच्छा, if the property order to be frozen consists of livestock or is of a perishable nature, the chairman NAB or court may, if it deems proper and expedient, order the immediate sale thereof, and the proceed of the sale may be deposited with chairman NAB or the court, or as either may direct as appropriate. अब दो चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक लाइफ स्टॉक के जो होते हैं शेयर्स होते हैं, ये शेयर्स मिनट और सेकंड के अंदर ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, इसको आप ज़्यादा देर नहीं रख सकते। अगर किसी बंदे के वो शेयर्स वो आपने लाइफ स्टॉक के अंदर वो सीज कर लिए हैं तो उसको आपने क्या करना है, उसको जाने के लिए उसको फौरी तौर पे सेल करना होगा। तो उसने कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है लाइफ स्टॉक जैसी है तो उसको फ़ौरन वो सेल करेगा। ठीक है, और बिलाल भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। लाइव स्टॉक मतलब जानवर होते हैं, वो कॉमन स्टॉक्स होते हैं, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, वो ठीक ठीक स्टॉक्स नहीं है लाइव ठीक स्टॉक। ठीक 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 ठीक। और पेरिशेबल ठीक हो गया। पेरिशेबल मतलब कोई चीज़ जो कि वो हो जाती है, ख़राब हो जाती है जल्दी से ना, हो सकती है। जैसा कि किसी बंदे ने कोई फ्रूट ले आया, टमाटर ले आया, उसकी वो बिल्टी आ रही थी तो वो फ्रीज कर लिया, तो वो तो मतलब ख़राब हो जाएंगे ना। वो अगर सीज कर लिया, कहीं पर रास्ते में रोक लिया, वो तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या करेगा, द चेयरमैन नैब और दी कोर्ट में इट डीम्स फिट प्रॉपर एक्सपीडियंट, वो क्या करेगा, इमीडिएट ऑर्डर करेगा सेल का। ये भी कहाँ से होता है, ये ऑर्डर कहाँ से होता है, ये भी कोर्ट में भी होता है। जिस तरह ऑक्शन का पूरा प्रोसीजर होता है इस तरह सेल का भी पूरा प्रोसीजर होता है। अच्छा, वो जो पैसे आ जाएंगे उसका क्या करेगा, मे बी डिपॉजिटेड विद द चेयरमैन नैब और द कोर्ट। वो सेल करके जो पैसे आएंगे वो या चेयरमैन नैब के पास चले जाएंगे या कोर्ट के पास चले जाएंगे। अगर कोर्ट के पास केस है तो कोर्ट के पास जाएगा, अगर नैब ने ये काम किया था, फ्रीज की थी और अभी कोर्ट के अंदर केस नहीं गया था तो चेयरमैन नैब के पास जाएगा, और एज आइदर मे डायरेक्ट एज अप्रोप्रिएट, या उसको जो मुनासिब लगे वो कर दे। अच्छा जी, दी पावर्स ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ अ रिसीवर, ये एक रिसीवर का मैंने बताया सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर पूरा चैप्टर है, उसके अंदर उसकी ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं, लाइबिलिटीज़ भी बताई गई हैं। इफ़ एनी अपॉइंटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द सेम एज दोज ऑफ अ रिसीवर अपॉइंटेड अंडर ऑर्डर एक्सएल ऑफ दी, ये हमारा ये आपसे ताल्लुक नहीं रखता। ठीक है, रिसीवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देख लें, द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग मेंशन्ड इन सब सेक्शन ए टू ई शैल रिमेन ऑपरेटिव until the final disposal of the case by the court। अब जो ए से लेके ई तक जो फ्रीजिंग का वो है, तो जो ऑर्डर किया गया है वो रिमेन ऑपरेटिव रहेगा। ये वो वाले ऑर्डर की बात किया जा रहा है जो कि कंफर्म हो गया कोर्ट से। वो कब तक रहेगा, फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस बाय द कोर्ट एंड इन द इवेंट ऑफ द एक्विटल, अगर उसको बरी कर दिया जाता है, एक्विटल का मतलब होता है बरी कर दिया जाता है, ऑफ द एक्यूज शैल कंटिन्यू टू रिमेन ऑपरेटिव फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days आफ्टर रेसिप्ट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। हाँ जी, अगर वो एक्विटल हो जाता तो एक्विटल का एक ऑर्डर करती है कोर्ट। ठीक है,
एक्विटल के ऑर्डर के बाद भी वो कह रहा है 10 दिन ये ऑपरेटिव रहेगा। वो किस वजह से ऑपरेटिव रहेगा वो बताते हैं आपको। और रिलीज बाय नैब, या नैब रिलीज करता है जिस दिन एक एक्विटल है। एक्विटल तो तब है जब कोर्ट के अंदर केस चला गया तब अगर वो एक्विटल होता है। एक ये है कि नैब कहता है कि अच्छा ठीक है हमने देख लिया, आप रिलीज कर देते हैं, आपका हम रेफरेंस भी नहीं बनाते हैं तो आप जाइए। लेकिन ये जो आपकी फ्रीज हमने प्रॉपर्टी की थी ये 10 दिन तक रहेगी। क्यों रहेगी? वेयर आफ्टर इट शैल बी सब्जेक्ट टू एन ऑर्डर बाय द कोर्ट इन विच एन अपील इफ एनी इज फाइल्ड। ये जो 10 दिन होते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे, कल आएगा ये अपील के जो यहाँ पे टाइम होता है। वैसे क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर क्रिमिनल केसेस में मोस्टली 30 डेज होता है। यहाँ पे नैब ने नैब ऑर्डिनेंस ने क्या किया कि अपील का जो टाइम होता है वो 10 दिन होता है। क्या आपका एक्विटल का ऑर्डर है या आपकी कन्विक्शन का ऑर्डर है, तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वो जो अपील कर सकते हैं ताकि ये ना हो कि अपील के अंदर जाए और इतना ये प्रॉपर्टी यहाँ से 10 दिन का बीच में जो वक्फा आ गया यहाँ से हम रिलीज़ करें, मतलब प्रॉपर्टी को हम फ्रीजिंग से हटाएं, सीजिंग से हटाएं, और ये उस 10 दिन के अंदर उस प्रॉपर्टी को कहीं पे सेल कर दें। ठीक हो गया? असल मकसद समझ लगा कि लेजिस्लेटर क्यों चाहता है कि 10 दिन बीच में उसको तब भी सीज रखा जाए जब उसका एक्विटल का ऑर्डर हो जाए या नैब रिलीज का ऑर्डर कर दे। ठीक हो गया? तो वो बीच में अपील का टाइम होता है, अपील के टाइम के अंदर भी वो सीजिंग या फ्रीजिंग का ऑर्डर रिमेन इन फोर्स रहेगा, वो ऑपरेटिव रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? क्लेम और ऑब्जेक्शन अगेंस्ट फ्रीजिंग। अगर किसी बंदे को लगता है कि यार ये गलत किया, ये मतलब फ्रीजिंग नहीं होनी चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी इन्होंने गलत फ्रीज की है, ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ उसको एतराज़ है, मतलब उसको क्लेम करना है, क्या करेगा वो? No, notwithstanding the provision of any law for the time being in force, court shall have exclusive jurisdiction to entertain and adjudicate upon all claims or objection against the freezing or any property under section 12 above. Such claims or objections shall be made before the court within 14 days from the date of the order freezing such property. अगर किसी बंदे की प्रॉपर्टी को फ्रीजिंग का ऑर्डर कर दिया है, नैब ने कर दिया है या चेयरमैन नैब ने कर दिया या कोर्ट ने कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो बंदा एक एप्लीकेशन दे सकता है, एक दावा कर सकता है ऑब्जेक्शन का कि जी मेरा क्लेम है, ये मेरा ऑब्जेक्शन है कि ये इन्होंने ये ऑर्डर गलत किया। तो वो कितनी दिनों में कर सकता है? बिफोर दी कोर्ट। कोर्ट कौन सी? ये नैब कोर्ट है। यहाँ पे कोर्ट बार बार अब डिफाइन नहीं किया जाएगा। बिफोर दी कोर्ट विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर वो इस ऑर्डर के खिलाफ ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। कहाँ पे? बिफोर दी कोर्ट। क्या करेगी? दी कोर्ट में फॉर सफिशिएंट कॉज एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग सच क्लेम्स और ऑब्जेक्शन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग एडिशनल 14 डेज। हाँ, अगर वो कोर्ट के अंदर आता है 14 डेज के बाद या 14 डेज से पहले ही वो कोई ऐसी बात हो जाती है कि मतलब कोर्ट को भी पता है और फिर वो 14 डेज के बाद आ रहा है क्लेम करने के लिए, तो कोर्ट उस जो पीरियड है 14 डेज का उसको मजीद 14 डेज दे सकती है कि आप और मजीद 14 डेज हम आपको दे देते हैं, तो इसके अंदर आप अपना क्लेम या अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन वो सफिशिएंट काज का मतलब लॉ के अंदर होता है कि कोर्ट राइटिंग में लिखेगी कि यहाँ पे ये बात है, इस वजह से हम इसे 14 डेज का और टाइम दे रहे हैं। लेकिन 14 + 14 28 दिनों से ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है? तीसरा जी, the accused or any other aggrieved party whose claim or objection against freezing or property has been dismissed by court। अगर ये कोर्ट, ये जो नैब कोर्ट है, ये इसको डिसमिस कर देती, कहती है नहीं नहीं नहीं, मतलब उसने खुद भी तो किया होता है, मतलब एक तो चेयरमैन नैब फ्रीज कर रहे हैं, एक कोर्ट ने खुद किया है, तो कोर्ट कहती है नहीं हमने तो सही फ्रीज किया भाई। एक ऑर्डर कर देती है कि नहीं हम आपके क्लेम को रिजेक्ट करते हैं। मे विद इन 10 डेज फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर बिफोर दी हाई कोर्ट। ये एक्विटल के खिलाफ नहीं, ये कन्विक्शन के खिलाफ नहीं, ये सिर्फ किसके खिलाफ कि आपकी क्लेम की एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट किया है कोर्ट ने, तो आप उसके खिलाफ कहाँ पे जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कितने दिनों में जा सकते हैं? विद इन 10 डेज में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ठीक है? कन्विक्शन एक्विटल की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है कि आपके क्लेम को या आपकी उसको एप्लीकेशन को उसने रिजेक्ट किया है, उसके खिलाफ आपने अपील में जाना है और अपील का टाइम है 10 डेज।
अच्छा जी, 14 है जी, प्रिजम्पशन अगेंस्ट एक्यूज एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन। लॉ की कुछ प्रिजम्पशन होती है। लॉ कहता है कि हम ये प्रिज्यूम करते हैं, अगर ये यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हम इसको प्रिज्यूम करते हैं। इस तरह वो जो प्रिजम्पशन होती है लॉ की, वो कानून के अंदर ही कानून बताता है कि हम क्या क्या चीज़ प्रिज्यूम करते हैं। अगर ये बात ना हुई तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे, अगर ये बात ना हुई तो हम प्रिज्यूम कर लेंगे। इसी तरह नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ये बात बताई गई है कि हम प्रिजम्पशन क्या रखते हैं, लॉ प्रिज्यूम कर रहा है अगेंस्ट एक्यूज कर रहा है एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन कहते हैं इलीगल फ़ायदा, कोई मतलब किसी बंदे ने जो उसे नहीं मिलना, यानी रिश्वत वगैरह होगी या इलीगल गेन उसने किया है, उसने कोई फ़ायदा उठाया ग्रेटिफिकेशन। ये अभी आगे आपको बताएंगे कि क्या लॉ प्रिज्यूम कर रहा है। वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस, ये है ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी की बात नहीं हो रही। ट्रायल, ट्रायल इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। सिविल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है कि ट्रायल क्या होता है। ट्रायल आपको मैं सिंपल सा बता देता हूँ। ट्रायल तब स्टार्ट होता है जब कोर्ट कोर्ट के अंदर क्या होता है, कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज किसे कहते हैं, चार्ज कहते हैं आप लोग समझ लें, आपने पढ़े होंगे सेक्शन 302 लग गया, 302 की इसके ऊपर एफआईआर हो गया, फलाना हो गया है, 380 लग गया है, इसके ऊपर ये लग फर्जी गया जुर्म। है। तो हाँ, फ़र्द जुर्म, अगर आप में से कोई जानता है तो फ़र्द जुर्म। ठीक है, फ़र्द जुर्म को आसान अल्फाज में बताऊं कि कोर्ट कहती है कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है, आप इसको मानते हैं। अगर वो मानता है वहीं पे कन्विक्शन हो जाती है, अगर नहीं मानता तो ट्रायल स्टार्ट हो जाता है कि आप बताएं कि फिर आप कसूरवार नहीं। तो ट्रायल, वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफ सब सेक्शन ए ऑफ सेक्शन 9। सेक्शन 9 हमने ऊपर पढ़ा था, जहाँ पे करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की बात हो रही थी। उसका अगर ट्रायल चल रहा है, it is proved that an accused person has accepted, या तो वो एक्सेप्ट कर ले, और obtained, ये प्रूव हो जाता है कि उसने लिया था, और हैज़ agreed to accept, या वो एग्री हुआ था एक्सेप्ट करने पर, और attempt to obtain, या उसने अटेम्प्ट किया था लेने में, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए, और फॉर एनी अदर पर्सन एनी ग्रेटिफिकेशन कोई भी इलीगल फ़ायदा, अदर दैन लीगल रेम्यूनरेशन जो उसे लीगल पे मिलती है उसके अलावा, और एनी वैल्यूएबल थिंग, और एनी पेक्यूनरी एडवांटेज या कोई माली फ़ायदा, फ्रॉम अ पर्सन और एनी एजेंट ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे से या उसके किसी एजेंट से, और एनी फेवर शोन ऑन प्रॉमिस टू बी शोन बाय द एक्यूज, के एक्यूज ने वो किया था, इट शैल बी प्रिज्यूम। यहाँ लॉ क्या कहता है, इट शैल बी प्रिज्यूम, हम प्रिज्यूम करेंगे, हम कहेंगे कि हमने प्रिज्यूम कर लिया, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव। अनलेस द कॉन्ट्ररी प्रूव, जब तक आप ये नहीं साबित करते कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, तब तक हम क्या प्रिज्यूम करेंगे, दैट ही एक्सेप्टेड, ही obtained, ही एग्रीड, एक्सेप्ट। ऊपर वाली जितनी बातें दोबारा नीचे लिख दी। लॉ ने कहा कि अगर आप के ऊपर हमें लगा कि आपने एक काम किया है ड्यूरिंग दी ट्रायल, अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ, कन्विक्शन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमें लगा कि आप, जब तक आप ये साबित नहीं करते कि आपने ये काम नहीं किया, तब तक लॉ प्रिज्यूम करेगा कि आपने किया है। ये बहुत गलत बात है लीगली लिहाज से, हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नैब ऑर्डिनेंस बना हुआ है, तो वो कहते हैं हम प्रिज्यूम करते हैं कि आपने ये काम किया है। यहाँ तक फिर वही बात रिपीट हो जाएगी कि आपने सारा किया है। अब वो सेक्शन 161 ये ऑफेंस है, सेक्शन 163 ये भी ऑफेंस है, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत ये ऑफेंस है, और ये ग्रेटिफिकेशन के ऑफेंसेस हैं। 161 है कि आम बंदा ग्रेटिफिकेशन लेता है, और 163 है आई थिंक ये जो पब्लिक होल्डर ऑफिस होते हैं, ये अगर कोई लेता है, तो ये आपके रिलेटेड नहीं है। लेकिन आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है कि इट शैल बी प्रिज्यूम अनलेस कॉन्ट्ररी इज प्रूव। बस लॉ प्रिज्यूम कर लेता है कि आपने ये काम किए हैं। आगे चलते हैं। वेयर इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर, अच्छा बार बार अब यही बात रिपीट होगी, मुख्तलिफ ऑफेंसेस का जिक्र कर रहा है। ठीक है, मैं बार बार वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, अंदर वही बात लिखी हुई है। फिर बात आएगी इट शैल बी presumed अनलेस contrary इज प्रूव दैट ही गेव
और ऑफर टू गिव अटेम्प्ट, मुख्तलिफ ऑफेंस आ गया, लेकिन वही बात कि अगर आपने लॉ ये समझेगा कि आपने ये ऑफेंस किया है। फिर इधर आ जाएं, यहाँ पे आएगा द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस the contrary is proved that the accused person is guilty of the offence of corruption and corrupt practices and his conviction। वो क्या करता है ड्यूरिंग ट्रायल, अगर उसके ऊपर कोई इनमें से इल्ज़ाम लगा है तो वो तब तक नहीं मानती कोर्ट जब तक वो उसको प्रूव नहीं कर लेगा, तब तक ये माना जाएगा कि उसने ये काम किया है। अच्छा, ये बात आ गई यहाँ पे स्पेशल लॉ होता है, ये देखें जो मैं कल बात कर रहा था। इन एनी ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लास 6-7 सेक्शन 9 की बात करता है, ठीक है। उसके मुख्तलिफ ऑफेंसेज हैं, कभी 6-7 की बात करता है, ऊपर 5 की बात की होगी, उससे ऊपर 4 की बात की होगी। क्या कहता है 6-7 के अंदर क्या होगा, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही यूज्ड हिज अथॉरिटी और इशूड एनी डायरेक्टिव। अगर किसी बंदे ने, क्योंकि जो 6 और 7 है वो कहता है अगर इसने कोई ऐसी डायरेक्शन दी है या कोई ऐसा SRO इसने इशू किया है जिसकी वजह से अगले बंदे ने फ़ायदा उठाया या किसी को टैक्स की छूट दे दी है या किसी को कोई और उसकी लाइबिलिटी हटा के उसको वैसे ही इलीगली तौर पे यानी प्रोसेस से आगे गुजारा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ दैट ही इज़ that his authority or issued any directive or authorized the issuance of any policy or statutory rule or order SRO or made any grant allowed any concession। क्या हो गया सारा, फिर बीच में आ गया ऑफेंस का नाम आ गया, यहाँ पे आ गया was allowed shall lie on accused। क्या lie on accused, burden of proof। ये सिर्फ मैंने इसलिए यहाँ पे ये हाईलाइट किया और ये हाईलाइट किया, सिर्फ इसको आप पढ़ें। बर्डन ऑफ प्रूफ 6 और 7 जो सेक्शन 9 का सब सेक्शन 6 एंड 7 है, उसके अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, एक्यूज के ऊपर। आपके मतलब की बात सिर्फ इतनी है कि एक्यूज को साबित करना है। ऊपर भी ये जो बार बार शेल प्रिज्यूम कंट्री, वो यही कहा जा रहा है कि जब तक वो बंदा खुद प्रूव ना कर दे कि ये गिल्टी नहीं है तो तब तक यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये बंदे ने किया है। यहाँ पे वो कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो ये साबित करे कि उसने ये काम नहीं किया, और अगर वो नहीं साबित कर सकता एंड द एब्सेंस ऑफ सच प्रूफ द एक्यूज शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, बस वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस उसको साबित हो गया। अच्छा देखें, प्रोवाइडेड दैट द prosecution shall first make out a reasonable case against the accused charged under section under class 6 and 7 subsection A। section 9 का जो 6 और 7 है ना, वो ये है कि उसने कोई, अगर उसके पास ऐसी अथॉरिटी थी कि उसने कोई ऐसी डायरेक्शन दी है, कोई डायरेक्टिव उसने इशू किए हैं या SRO इसने इशू किए हैं जिसकी वजह से अगला बंदा इलीगल उसने कोई गेन किया है या उसे कोई फ़ायदा पहुंचा है या इसने खुद अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया है, तो उसके लिए एक रीज़नेबल केस बनाएगा कौन, प्रोसिक्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि नैब को कहा जाता है प्रोसिक्यूशन में। अच्छा जी, डिसक्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन और टू होल्ड पब्लिक ऑफिस। अच्छा, ये डिसक्वालीफाई करते हैं उस बंदे को जो एक्यूज होता है कहाँ से, इलेक्शन से, या वो पब्लिक ऑफिस के अंदर है तो पब्लिक ऑफिस से हटाया जाता है, जिसको कहा जाता है मुझे क्यों निकाला गया। तो वो यहाँ पे है, वेयर एन एक्यूज पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 9 ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। कन्विक्टेड, यहाँ पे लफ्ज़ क्या है, कन्विक्टेड, यानी जुर्म साबित हो गया उसके ऊपर, ऑर्डर आ गया, फाइनल ऑर्डर आ गया कि ये कन्विक्टेड है। किसकी कन्विक्टेड है, सेक्शन 9 की किसी भी एक क्लास के कन्विक्टेड है। ही शैल फॉर विद सीज टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, एक तो उसे निकाला जाएगा, इफ एनी हेल्ड बाय हिम, कोई उसमें कुछ भी था, प्राइम मिनिस्टर था, कुछ भी था, ठीक है, बेसिक आप कहें हम वोट लेके आए थे जी, वोट को इज्जत हुई, नो, मैं ऑर्डिनेंस ने कह दिया कि उसको निकाला जाएगा, ठीक है। फर्दर ही शैल स्टैंड डिसक्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years टू बी। अच्छा जी, ये जो 10 ईयर है ना, इसको गौर से देखें, ये डिसक्वालीफाई किया जाएगा 10 ईयर्स के लिए कि ये वहाँ पे दोबारा आ ना सके, कॉन्टेस्ट ना कर सके, इलेक्शन ना कर सके, ठीक है। ये कहाँ से गिना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिलीज आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस। मे भी उसे 14 साल की सज़ा हो गई है, इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा।
मे बी उसे 10 साल की सज़ा होगी है या 14 साल की सज़ा होगी, जैसे मियाँ साहब को 10 साल की सज़ा होगी है, तो उसका ये वाला 10 ईयर का पीरियड कब से गिनना शुरू होगा? फ्रॉम द डेट ही इज रिलीज आफ्टर सर्विंग द सेंटेंस। जब वो सेंटेंस वहाँ पे गुजार के आएगा, जब वो कैद, जो भी उसको सज़ा हुई है, कैद हुई है, वो वहाँ पे गुजार के आएगा, तो ये 10 ईयर वहाँ से स्टार्ट होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर सीकिंग और फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड, चूज एंड अपॉइंटेड, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एनी पब्लिक बॉडी यानी, इसका ये आपके आगे काम का नहीं है, लेकिन आपका काम का ये है कि ये 10 ईयर कहाँ से गिने जाएंगे, ये 10 ईयर कहाँ से गिने जाएंगे? जब वो रिलीज होगा। अच्छा जी, देखें, प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक्सेप्शन मिल गई, एनी अक्यूज्ड पर्सन हु हैज अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ सब सेक्शन बी ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 25 अभी आगे आएगा, वो ये है प्ली बार्गेनिंग होती है। प्ली बार्गेनिंग ये होती है कुछ लो, कुछ दो, कुछ छोड़ो, ठीक है। मतलब वो मौका दिया जाता है कि चेयरमैन मैप को आप जाके कहें कि जी अच्छा मेरे ऊपर इतना इल्ज़ाम है 10 लाख का, तो मेरे पास अभी 8 लाख हैं, लें और मेरा केस ख़त्म करो। तो ये सेक्शन 25 आगे डिटेल्स आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप समझने की उस पर वो देखें कि सेक्शन 25 के तहत अगर वो प्ली बार्गेनिंग की वो लेके अपनी सज़ा को छुड़वाता है और कुछ पैसे दे के अपनी जान छुड़वाता है, तो क्या होगा? शेल आल्सो बी डीम्ड टू हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस एंड शेल फॉरविथ सीज टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इफ एनी हेल्ड बाय हिम एंड फर्दर ही, वो कह रहा है इसमें कोई कमी पेशी नहीं रखी जाएगी कि वो उसके ऊपर ये सेक्शन ना लगे डिस्क्वालिफिकेशन वाला, क्योंकि वो मुजरिम तो है, कन्विक्शन तो हुई है, उसने अब अपनी सज़ा को हटवाने के लिए उसने प्ली बार्गेन किया है, तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर सीज लाजमी होगा। ही शैल फॉरविथ सीज टू होल्ड पब्लिक ऑफिस इफ एनी हेल्ड बाय हिम, फर्दर ही शैल स्टैंड डिसक्वालिफाइड फॉर पीरियड 10 ईयर टू बी reckoned from the date of his discharge। अब देखें ये कहाँ से गिना जाएगा? जिस दिन डिस्चार्ज हुआ। कहाँ से? हिज लाइबिलिटीज। वो जब प्ली बार्गेन होता है ना, प्ली बार्गेन का यह मतलब होता है कि 10 लाख रुपए का इल्ज़ाम है जी, आप पकड़ें जी, 8 लाख रुपए पकड़ें या 9, जो भी है मेरे पास, अगर 10 के 10 लाख हैं, चेयरमैन नैब अगर सेटिस्फाई हो जाए ना, तो वो आपका लेके वो उसको खजाने में जमा करवा के आपको डिस्चार्ज बनाएगा, उसको कहते हैं डिस्चार्ज बना दिए। लीगल लैंग्वेज हम ऐसे बोलते हैं, तो वकील बोलते हैं तो डिस्चार्ज ही बना दिया जी इसकी, इस तरह बोलते हैं। तो वो जिस दिन उसकी डिस्चार्ज बनेगी कि जी ये डिस्चार्ज ही बन गई है, उसकी एक पूरी स्लिप बनती है रिलेटिंग टू द मैटर और ट्रांजैक्शन इशू, उस मैटर के मुतालिक, तो ये 10 ईयर उसके वहाँ से गिने जाएंगे। इसके तो वहाँ से गिने जाएंगे जब ये कन्विक्शन से हटेगा, मतलब जितनी जेल ये सेंटेंस काट के आया है, सर्विंग द सेंटेंस, उसके बाद 10 साल। यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि जिस दिन उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज होगी वहाँ से 10 साल गिनना शुरू कर दो, ठीक है। अच्छा जी, सेक्शन 15 बी देखें, ये एक्सेप्शन थी तो वो उसने बता दिया किस तरह एक्सेप्शन। अच्छा, एक्विटल, एक्विटल का मतलब वो होता है बरी होना। जैसे आज आपने सुना होगा कि जी वो क्या उसको कहते हैं, बलूचिस्तान के अंदर एक एमपीए ने एक सार्जेंट को, वार्डन सार्जेंट को गाड़ी के नीचे रोन दिया, तो वो आज बाइज्जत बरी हो गया 2 साल के बाद। तो वो क्या होता है? एक्विटल ऑर्डर होते हैं कि जी बाइज्जत बरी हो गए। एक्विटल का मतलब होता है कि आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम जितने भी थे वो गलत साबित हुए, तो आप एक्विट हो गए। और कन्विक्टेड का मतलब होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, आपको सज़ा हुई है, आप मुजरिम हैं। अच्छा, बी, एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, any person convicted of an offence under section 9 of this ordinance shall not be allowed to apply for or be granted or allowed any financial facilities in the form of any loan or advances। अच्छा, इसके ऊपर एक और कदगन लगा दी, एक और मतलब एक और चीज़ से रोक दिया कि जिस बंदे को कन्विक्शन हुई है, जो मुजरिम बना है सेक्शन 9 की किसी भी क्लास का, तो उस बंदे को क्या अलाउ नहीं है कि वो अप्लाई करे किसी किस्म की ग्रांट का, किसी किस्म की फाइनेंशियल फैसिलिटी का, किसी भी बैंक से कहीं से भी वो कोई लोन और कोई एडवांस वगैरह नहीं ले सकता।
ठीक है, बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, जिस दिन उसको कन्विक्शन हुई है वहां से लेके 10 साल तक, ठीक है। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, अच्छा ये आ गया यहाँ से ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। ट्रायल का मैंने बताया था, ट्रायल का मतलब होता है जिस दिन आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होता है वहाँ से आपका ट्रायल शुरू होता है। चार्ज फ्रेम होने का क्या मतलब होता है, पहले चालान पेश करती है पुलिस या नैब कोर्ट के अंदर कि जी ये बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम हमने लगाया, तो कोर्ट कहती है अच्छा जी आएँ आपके ऊपर हम चार्ज फ्रेम करते हैं, आपने आपने कत्ल किया है, आपने चोरी की है, आपने करप्शन की है, आपके ऊपर यही इल्ज़ाम है, ये नैब लगा के लाई है, सेक्शन 9 का फलाना फलाना सब सेक्शन लगा के लाई है, तो क्या मानते हैं आप कि ये किया आपने? अगर वो कहे हाँ जी किया है तो वहीं पे केस ख़त्म हो जाता है, ट्रायल शुरू ही नहीं होता, वहीं पे कन्विक्शन हो जाता है। अगर वो कहे नहीं किया, ठीक है, 99% सब एक्यूज यही कहते हैं कि आपने नहीं किया, तो वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है। अच्छा जी अगर आपने नहीं किया तो अब आपका एविडेंस रिकॉर्ड होगा, तो अब शुरू हुआ, वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। अब इसका भी ट्रायल शुरू होना है, जो जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है नैब ने या किसी और बंदे ने एप्लीकेशन दी है, तो उसका ट्रायल शुरू होना है। तो ट्रायल का एक पूरा प्रोसीजर है। ट्रायल तीन किस्म का होता है। ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट भी होता है, मैजिस्ट्रेट कहते हैं जिसको आप कहते हैं, जैसे सिविल सिविल कोर्ट होती है, सिविल जज होता है जो सबसे छोटा जज होता है, सिविल जज 17 ग्रेड में, वही बंदा मैजिस्ट्रेट होता है जब वो एक ही बंदा होता है, लेकिन उसका नेम चेंज कर देते हैं जब वो क्रिमिनल केस बन जाता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर उसे मैजिस्ट्रेट कहेंगे, सिविल लॉ के अंदर उसे सिविल जज कहेंगे। एक मैजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल हो सकता है, दूसरा ट्रायल सेशन कोर्ट के सामने हो सकता है। हमारी सबसे जो छोटी कोर्ट होती है क्रिमिनल लॉ के अंदर, मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट से ऊपर सेशन जज होता है, सेशन जज से ऊपर हाई कोर्ट होती है। तो कुछ ऑफेंसेस जिनकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के पास है उनका ट्रायल भी मजिस्ट्रेट के पास चलता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर तो ये है कि सबकी कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट के पास है, लेकिन कुछ ऑफेंसेस जो पीनल कोड में है उनका ट्रायल भी मे भी सेशन के सामने चलता हो, लेकिन कॉग्निजेंस उनके पास मजिस्ट्रेट के पास ही होती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, अब कॉग्निजेंस तो सारी इधर अभी बताया जाएगा नैब कोर्ट के पास होती है, जो नैब की कोर्ट बनाई गई है, क्योंकि मजिस्ट्रेट वगैरह के पास नहीं होती। तो ट्रायल इसका काम भी चलता है। ट्रायल इसका पूरा एक चैप्टर है इसमें क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के अंदर, उसके मुताबिक इसका ट्रायल चलेगा। ट्रायल बिफोर द सेशन एंड हाई कोर्ट उस चैप्टर का नाम है, ये उसके लिहाज से चलेगा, सारा प्रोसीजर वहाँ से अडॉप्ट करते हैं। जब हम कोर्ट में पेश होते हैं, जो हमने कागज़ लगाने होते हैं, जो हमने जो जैसे जैसे जो चीज़ें एविडेंस करवाना है, वो सारा ट्रायल ऑफ ऑफेंस, तो वो हमें एक पूरी एक गाइडलाइन दी होती है वकीलों को कि आपने ट्रायल इसका इस तरह करवाना है। तो ये वो बात अब की जा रही है, नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड एक्यूज शैल बी प्रोसिक्यूटेड for an offence under this ordinance in the court, and the case shall be heard from day to day and shall be disposed of within 30 days. अब देखें यहाँ के बहुत अच्छी बात है इस नैब के ऑर्डिनेंस के अंदर ये कि विद इन 30 डेज जो है आपके ऑफेंस को या आपको कन्विक्ट किया जाएगा या आपको एक्विटल किया जाएगा। आपका ट्रायल मतलब 30 डेज के अंदर अंदर ख़त्म करना है। डे टू डे बेसिस क्या होता है, आज भी पेशी होगी, कल भी पेशी होगी, परसों भी होगी, तरसों भी होगी, जितनी करना चाहे कोर्ट करे, लेकिन 30 डेज से पहले पहले ट्रायल को कंक्लूड करे और अपने फैसले की तारीख का ऐलान करे ताकि इस बंदे को मजीद वो ना रखा जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें बेल वगैल ऑफेंस तो है ही नहीं है, ना बेल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से ये स्पीडी जस्टिस का एक तरीक़ेकार है जो इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है कि ट्रायल ऑफ ऑफेंस जो एक्यूज शैल बी प्रोसिक्यूटेड ऑन डेली बेसिस, यानी डे टू डे, और विद इन 30 डेज के अंदर अंदर उसने डिस्पोज ऑफ करना है किसमें, नैब को। The court shall sit at such place or places as the federal government may be order specify in this behalf। कोई ग्रुप में बात हो रही थी कि कितनी जगह पे इसके ऑफिस हैं। सिंपल इसकी वेबसाइट खोलें, आपको पता लग जाएगा। कोई 6 7 8 जितने ऑफिस हैं सब
रावलपिंडी ये वो, तो वो चेंज होते भी रहते हैं, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट जितना चाहे चेंज कर सकती है, जितनी बढ़ाना चाहे बढ़ा ले, जितने कम करना चाहे कर ले। तो जहाँ पे भी कोर्ट होगी वो कोर्ट फेडरल गवर्नमेंट उसको कहती है कि यहाँ पे उसको कोर्ट कहा जाएगा। वहाँ असल में ट्रायल के अंदर ये मकसद बात करने का इसलिए कि ये कोर्ट के अंदर ट्रायल होता है, ये किसी और प्लेस पे नहीं होता, पुलिस स्टेशन में नहीं होता, नैब के ऑफिस में नहीं होता। ट्रायल ट्रायल हमेशा कंडक्ट होता है अदालत के अंदर। चलें जी आगे जी। वेयर मोर कोर्ट्स देन वन हैव बीन एस्टेब्लिश एट प्लेस। अच्छा, एक एक सूबे के अंदर एक से ज़्यादा कोर्ट्स हो सकती हैं, तो फिर क्या होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द प्रोविंस कंसर्न शैल डेजिग्नेट अ जज ऑफ एनी सच कोर्ट टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंड अ केस ट्रायबल अंडर द ऑर्डिनेंस शैल बी filed before the court of administrative judge who may either by try himself or against। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं एडमिनिस्ट्रेटिव जज क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जज का मतलब ये होता है जब आप कभी आपका इत्तेफाक हो कचहरी जाने का, अदालत जाने का, अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है एडिशनल सेशन, एडिशनल सेशन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और फिर लिखा होता है सिविल जज, मजिस्ट्रेट। ठीक है, उन सब के ऊपर एक सेशन जज होता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन जज होता है। उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे एक सेशन जज को हम क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव जज कहते हैं। जब हमने कोई सेशन जज के सामने हमने अपनी कोई दरख्वास्त लेके जानी है, कोई ऑफेंस वहाँ पे ट्राइबल है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर हम सेशन जज के पास जाते हैं तो वहाँ पे एक फाइलिंग ब्रांच होती है, जो उसकी फाइलिंग ब्रांच होती है, जैसे कोई रजिस्ट्रार हो उसका। तो जब हम वहाँ पे फाइल करते हैं तो वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक सेशन जज एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है। उसके नीचे जितने भी सारे सेशन जज होंगे उनको हम कहेंगे एडिशनल सेशन। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, क्योंकि उनमें सबका एक सरदार बनाना लाजमी है, ताकि वो ड्यूटियाँ असाइन करे कि ये केस आपने लेना है, ये आपने लेना है, ये आपने लेना है। ऐसे ही नैब ने क्या किया, नैब की कई प्रोविंसेस के अंदर एक से ज़्यादा अदालतें हैं। अब वहाँ पे प्रोविंस का तो ऊपर हेड हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हाई कोर्ट का वो है। अब उसके अंडर ये सारी कोर्ट्स आती हैं, नैब की कोर्ट भी और स्पेशल कोर्ट सारी उसके अंडर आती हैं। अब स्पेशल कोर्ट एक से ज़्यादा है, वहाँ पे भी अब जो स्पेशल कोर्ट मतलब नैब कोर्ट रावलपिंडी है, नैब कोर्ट लाहौर है, और कोई नैब कोर्ट हो सकती है, मुल्तान हो सकती है। तो इन तीनों में से, चारों में से, इनमें से एक जज को एडमिनिस्ट्रेटिव जज बना दिया जाएगा कि ताकि नैब चेयरमैन जब रेफरेंस दायर करे तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास दायर करेगा। ठीक है, जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास करेगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव जज देखेगा कि ये केस मैं किसको भेजूं, पिंडी भेजूं, लाहौर भेजूं, कहाँ भेजूं, किस जज के पास भेजूं। वो ये देखता है कि किसके पास थोड़े केसेज हैं, लिस्ट होती है सब कुछ, वो एक अलग प्रोसीजर है, कोर्ट उसके अपने रूलिंग के लिहाज से चल रही होती है। तो ये वो बताना चाह रहा है कि जो प्रोविंस के अंदर एक से ज़्यादा कोर्ट्स हैं तो वहाँ पे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस वहाँ पे उन कोर्ट्स में से एक कोर्ट के जज को एडमिनिस्ट्रेटिव जज बनाएगा, और आपने जब उसके सामने कोई केस पेश करेंगे तो वो असाइन करेगा कि कहाँ पे ये वो लगेगा। एट एनी टाइम प्रायर टू दी, कि कब तक, जब प्रायर टू कहाँ से पहले? फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज क्योंकि ट्रायल शुरू हो जाता है, मैंने आपको बताया था ट्रायल कहाँ से शुरू होता है, जब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कोर्ट के अंदर। अच्छा, in respect of case assigned to court under subsection C, all orders made proceeding taken before the assignment shall be deemed to have been made or taken by the court to which case। कहने का मकसद ये आपके काम का नहीं है कि जितना भी काम करेगा वो जिस कोर्ट को असाइन कर दिया गया है वो केस, एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने कहा जी ये लाहौर वाली अदालत सुनेगी, तो आप सब कुछ एविडेंस वगैरह सब कुछ वहीं पे करवाएं, बस ये कह रहे हैं। ये असल में आप लोगों के लिए नहीं है, इसके लिए परेशान ना हो, बेशक आप इसको ना पढ़ें। अच्छा, notwithstanding anything contained in the section, if in respect to any case relating to the offence triable under this ordinance, the chairman NAB having regard to the facts and circumstances of the case may file a reference before any court established anywhere in Pakistan।
यहाँ पे बता दिया गया कि चेयरमैन नैब, क्योंकि आगे हम सेक्शन 18 में पढ़ेंगे, वो रेफरेंस दायर करता है जब वो किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, किसी को इंक्वायर करता है, किसी बंदे को, तो उसके फिर मोड्स हैं कि रेफरेंस किस किस तरह वो दायर कर सकते हैं। तो वो रेफरेंस कहाँ पे दायर करेगा, यहाँ पे उसे बताया जा रहा है कि वो पूरे मुल्क के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं नैब की, वो किसी में भी कर सकता है, उसको फुल इख्तियार है। वो ये नहीं देखेगा बंदा इधर रहता है इधर रहता है, नहीं, वो कहीं पे दायर करेगा। आप इसीलिए देखते हैं कभी जरदारी साहब कराची जा रहे होते हैं, कभी लाहौर पेश होते हैं, कभी मियाँ साहब लाहौर वाली अदालत में पेश होते थे, कभी इस्लामाबाद पेश होते थे। तो ये क्या होता है, चेयरमैन नैब ने रेफरेंस जहाँ पे पुट किया होता है, ये वहाँ पे अदालत फिर कार्रवाई शुरू कर देती है। अच्छा, फिर अगर रेफरेंस दायर हो गया है, वहाँ पे ट्रायल शुरू हो गया है, तो कोर्ट चेंज भी हो सकती है। कोर्ट का नेम नैब कोर्ट ही रहेगा, लेकिन कोई बंदा या नैब का चेयरमैन वो देखता है, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, कभी सिक्योरिटी का मसला होता है कि यहाँ पे मे भी आज बम ब्लास्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो आज हम अब इस केस को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं किसी और कोर्ट के अंदर। उसका फिर एक पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो लॉ ही बताता है कि वो आप प्रोसीजर कैसे अडॉप्ट करेंगे, क्या करेंगे। क्या आ गया, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस, हेडिंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। 16A यहाँ से शुरू होता है। अच्छा, notwithstanding anything contained in any other law for time being enforced, the chairman NAB may apply। आपको मैंने कल बताया था, लॉ के अंदर होता है एक मे का मतलब होता है करना चाहे करे, नहीं करना चाहे ना करे, उसकी अपनी स्वाबदीदी पे है, उसकी अपनी मर्जी है, करे करे, नहीं करना ना करे, अगर उसको लगता है करे, नहीं करता तो ना करे। शेल अगर हो तो शेल का मतलब होता है लाजमी करे, देर इज नो अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दी चेयरमैन नैब मे अप्लाई, अगर उसे लगता है तो कर सकता है। क्या अप्लाई करें, सिंपल एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी कोर्ट ऑफ लॉ को भी, और ट्राइब्यूनल, और ट्राइब्यूनल, that any case involving any offence under this ordinance pending before such court or tribunal shall be transferred। असल में यहाँ पे ये है, एक तो नैब चेयरमैन खुद रेफरेंस दायर करता है, एक नैब चेयरमैन को पता लगता है कि ऑलरेडी एक केस चल रहा है किसी और अदालत में। फॉर एग्जांपल किसी क्रिमिनल कोर्ट के अंदर वैसे कोई केस चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ और प्रोसिक्यूशन चल रही है, तो उसे लगता है कि ये जो केस चल रहा है इसमें ये जो बंदा नामजद है और ये जो केस के फैक्ट्स वगैरह हैं सब कुछ, ये तो असल में करप्शन के चार्जेस हैं, तो इसको यहाँ पे आना चाहिए। ये सेक्शन 9 के अंदर फॉल करता है या किसी और सेक्शन के अंदर फॉल करता है जो कि ऑर्डिनेंस के अंदर बताया गया है। ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर फॉल करता है, तो वो उस कोर्ट को लिखता है, एप्लीकेशन लिख के कहता है कि इस बंदे का जी केस यहाँ पे हमारी नैब कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। तो वो क्या करता है, दिस सच अदर कोर्ट और ट्राइब्यूनल शेल ट्रांसफ़र, यहाँ पे आ गया शेल ट्रांसफ़र। वो कोर्ट ये नहीं कह सकती नो 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 जो जी चेयरमैन नैब साहब नहीं, हम नहीं भेज सकते, ये बंदा पहले यहाँ पे अपनी भुगतेगा, पहले यहाँ वाला ट्रायल हो तो फिर देखें। नो, उस कोर्ट को क्या कर दिया, उसको कहा, वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल हो सकता है, तो वो शेल ट्रांसफ़र, वो लाजमी पाबंद हो गया कि वो ट्रांसफ़र करेगा दिस सेड केस, जो कि कहा गया है नैब चेयरमैन ने, टू एनी कोर्ट इस्टेब्लिश अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अंडर दिस ऑर्डिनेंस कौन सी कोर्ट है, वही कोर्ट है ना नैब कोर्ट। कोई भी कोर्ट जो कि नैब चेयरमैन, वो उसकी मर्जी है, जहाँ मर्जी कहे कि यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। डीम टू बी अ रेफरेंस, और उसको क्या समझा जाएगा, उसको ये नहीं समझा, उसको ये नहीं कि रेफरेंस दोबारा बनाना पड़ेगा, वो बस वो पूरा केस उठा के जैसे ही इधर शिफ्ट होगा उसको रेफरेंस समझा जाएगा। रेफरेंस क्या समझा जाएगा, अंडर सेक्शन 18 समझा जाएगा, आगे आएगा अंडर सेक्शन 18 रेफरेंस of the ordinance। It shall not be necessary for the court to recall any witness or again to record any evidence। अच्छा, जो एविडेंस वगैरह जो वहाँ पे उसने एविडेंस करा दिया, एविडेंस असल में लोगों को लाके उनके बयानात करवाने होते हैं, तो जो कुछ उस पर ऑर्डर शीट पे आ चुका है उसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि इस कोर्ट में हुआ, ये बताना चाह रहा है। अच्छा जी, एक ये तरीका हो गया ट्रांसफ़र का कि चेयरमैन नैब किसी और कोर्ट से, जो कि नैब की कोर्ट नहीं है, वहाँ से अपनी कोर्ट में ट्रांसफ़र करवा सकता है। दूसरा तरीका देखें,
prosecutor general accountability or any special prosecutor authorized by him in his behalf having regard to facts circumstances in the case interest। अच्छा जी, क्या कर सकता है ये सारा कि वो अगर वो समझता है वो necessary that such case transferred for trial, he may apply for the transfer of the case from any such court in one province to a court in another province from court। अच्छा, अब जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हैं वो ये समझते हैं कि यार ये जो है ना पंजाब वाला केस इसको हम सिंध में ट्रांसफ़र करवा लेते हैं और सिंध वाले को इधर कर देते हैं, और इस तरह मतलब वो कुछ सोचता है कि कहता है कि ये आसानी है हमारे लिए कि ये वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे इसका एविडेंस आसानी से रिकॉर्ड हो जाएगा, ये हमने फलाने बंदों को बुलाना है तो ये उस महकमे के हैं, तो हम इसको इस सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो उस ट्रांसफ़र करने के लिए उसको क्या करेगा, ही में अप्लाई, वो कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ द केस की एप्लीकेशन देगा। किसको देगा, अब देखें, टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन देगा, कब देगा, जब उसको चाहिए कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस के अंदर अगर उसने केस को ट्रांसफ़र करवाना है तो सुप्रीम कोर्ट में देगा। सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे क्यों जुरिस्डिक्शन दी गई है, इस वजह से कि प्रोविंस के ऊपर तो जो सबसे बड़ी अदालत होती है वो हाई कोर्ट होती है। जब दो प्रोविंसेस का मामला कोई भी जब डिस्कस होता है लॉ में तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। उन दोनों के अंदर कोई रद्द बदल करनी है, तो यहाँ से केस उधर ट्रांसफर करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की एप्लीकेशन। तो इस वजह से उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को एप्लीकेशन देके जनरल प्रोसिक्यूटर साहब कि भाई हमने ये वाला केस उधर ट्रांसफ़र करना है दूसरे प्रोविंस में, ठीक है। अगर प्रोविंस के अंदर ही एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में करना है, ठीक है, अगर जनरल प्रोसिक्यूटर जनरल ने, तो वो क्या करेगा, टू दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को कहेगा कि जी मुझे मेरी नीयत है कि भाई ये मैं ये वाला केस फलानी कोर्ट के अंदर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँ। तो वो हाई कोर्ट को लिखेगा तो हाई कोर्ट उसको इजाज़त दे देगी। अच्छा, नीचे ये बात क्या लिखी गई है कि जो केस ट्रांसफ़र हो जाएगा वो विदाउट रिकॉलिंग एनी विटनेस हुज एविडेंस मे हैव बीन रिकॉर्डेड। पिछली कोर्ट के अंदर जहाँ तक जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, वो सारी उसी तरह समझी जाएंगी कि इस कोर्ट के अंदर समझी गई हैं, उन चीज़ों को दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तीसरा तरीका बताते हैं आपको ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है केस। तीसरा तरीका ये है, द एक्यूज्ड में आल्सो, शहबाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि भाई मेरा केस मैं जो है ना ट्रांसफ़र करवाता हूँ, यहाँ से मैं इस्लामाबाद आना मुझे दिक्कत होती है या मुझे सिक्योरिटी का मसला है या कुछ ऐसी कोई रीज़न लिखेगा कि यार मैं अपना ये लाहौर में ट्रांसफ़र करवाता हूँ। एक्यूज में आल्सो मेक एन एप्लीकेशन टू दी सुप्रीम कोर्ट। एक्यूज कहाँ पे करेगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर करेगा। कब करेगा, तब करेगा जब उसको एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में करवाना है, क्योंकि इस्लामाबाद एक अलग प्रोविंस है, यहाँ से वो अगर करवाता है इसको ट्रांसफ़र लाहौर की तरफ तो लाहौर एक अलग प्रोविंस है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन देगा। अगर प्रोविंस के अंदर ही लाहौर वाली से मुल्तान वाले में करवाना चाहता है, मुल्तान वाले से लाहौर वाले में कराना चाहता है, या सखर वाले में से कराची वाले में करवाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट को लिखेगा। बाकी वही बात है कि दोबारा कोई एविडेंस वगैरह अगली कोर्ट के अंदर दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है, जो पिछली कोर्ट में होगा, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, लैंग्वेज से नहीं डरे आप इसलिए, ये सिंपल सी बात है जो मैंने बताई। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा, कंटेम्प्ट लग गई है जी इसके ऊपर जी, तौहीन अदालत। ये हर कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती है, या डिसओबीडियंस हम कहते हैं इसको। डिसओबीडियंस छोटी कोर्ट्स में कहते हैं और कंटेम्प्ट हाई कोर्ट और स्पेशल कोर्ट्स के मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अगर इस कोर्ट की किसी बात को मलूज़ ख़ातर ना रखा गया, अगर आपने इसकी तस्दीक की, अगर आपने टीवी पे बैठ के कहा जी कोर्ट ये है तो कोर्ट इस तरह, तो ऐसे मामलात के अंदर कोर्ट आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती है और उसकी सज़ा में एक्सटेंड टू, ये किसके पास पावर है, चेयरमैन नैब की बात नहीं कर रहे, चेयरमैन नैब को आप जो मर्जी कहें, नैब कोर्ट के बारे में अगर आपने बात की तो आपके ऊपर तौहीन अदालत लग सकती है। दी कोर्ट, कोर्ट के पास पावर है कि वो पनिश कर सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, और बंदे की सज़ा हो सकती है 6 मंथ तक, मे एक्सटेंड। ये बात याद रखिएगा, जहाँ जहाँ पे पनिशमेंट्स आ रही हैं मे एक्सटेंड का लफ्ज़ है तो 6 महीने तक हो सकती है, 1 महीना भी हो सकती है, 1 दिन भी हो सकती है, 2 दिन भी हो सकती है, 6 महीने तक हो सकती है, ठीक है। ये लॉ के अंदर ये स्पेशल चीज़ें होती हैं। अगर आपने मे एक्सटेंड को हटा दिया तो अगर यहाँ पे हो गया शेल 6 मंथ अगर होता तो वो 6 महीने कम से कम सज़ा होती, तो अगर 6 महीने से कम नहीं कर सकता था। तो ये मे एक्सटेंड को आपने याद रखना है। एंड विद फाइन, एंड विद फाइन, और फाइन लाजमी लगाएगी, विच मे एक्सटेंड टू, जो कि कहाँ तक हो सकता है, 1 मिलियन तक हो सकता है। एंड विद फाइन, मे विद फाइन नहीं, और में लिखा हुआ, और विद फाइन नहीं है,
एंड विद फाइन, फाइन लाजमी लगाएगी। मे एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज़ एनी पर्सन। ये ज़्यादातर मुझे लगता है कि ऐसे आपको वो दिए जाएंगे एमसीक्यूज जिसके अंदर इस तरह लिखी होगी और आप कहेंगे कि यार ये तो एक ही बात लिखी है 6 मंथ, यहाँ पे और लिख दें तो ये पूरी सज़ा बदल जाती है। ठीक है, मे एक्सटेंड 6 मंथ और विद फाइन, तो वहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है अदालत के पास कि वो फाइन लगाए या ना लगाए। जब एंड आ गया तो एंड के अंदर वो लाजमी फ़ाइन लगाएगा। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, इस वजह से मैंने हाईलाइट किया हुआ है एंड को, मे एक्सटेंड को, मे एक्सटेंड 1 मिलियन तक उसके ऊपर जुर्माना आयद कर सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन कौन सी चीज़ें हैं? किसी चीज़ के एब्यूज़ करना, इंटरफेरेंस करना, ऑब्स्ट्रक्ट कोई हर्डल क्रिएट करना प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, डिसओबे करना कोई डायरेक्शन, कोर्ट में क्या है कि सुबह आना है तो आप लेट आ रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब कोई उसके खिलाफ बात कर देना, बाहर खड़े होकर नारे लगाना या जज साहब को गाली निकाल देना, तो ये क्या है? ये डिसओबीडियंस आती है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आता है। स्कैंडलाइज द कोर्ट द अदर, ये सब के एक ही मानी है। ठीक है, ये लीगली थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डिफरेंस होता है, लेकिन आप ये समझें कि कोर्ट की तौहीन करना और रिडिक्यूल, ठीक है, नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, प्रीजुडाइज तासब की नज़र से, डिटर्मिनेशन ऑफ मैटर, अगर कोई मैटर अभी पेंडिंग है और आप बैठ के टॉक शो कर रहे हैं कि जी इसका फैसला ये आएगा, ये होना चाहिए, तो उस बंदे के ऊपर भी, न्यूज़ एंकर के ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। ठीक है, बाय एनी अदर लॉ, इसके अलावा किसी और लॉ के अंदर भी, हर लॉ के अंदर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी होती है, तो अगर किसी और लॉ के अंदर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी गई और आप अगर उसके मर्तकब हुए तो आपको इसके लिहाज से नैब के केस के अंदर सजा दी जा सकती है। ओके, अच्छा जी, ये है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी भी बंदे के ऊपर लग जाती है, लाजमी नहीं होता कि किसके ऊपर। ठीक है, एनी पर्सन, ये देखें, एनी पर्सन, ये केस के अंदर नामजद मुलजम लाजमी नहीं है, ये में भी हो सकता है नैब के किसी डायरेक्टर के ऊपर लग जाए अगर वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा है। ठीक है, कोई भी बंदा हो सकता है जो कोर्ट के खिलाफ बोले। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर पॉलिटिशियन बैठे होते हैं जी, अच्छा जी अभी कोर्ट के अंदर मामला है तो हम क्या कह सकते हैं, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। वो इस वजह से बार बार कह रहे होते हैं कि उनको उन्हें पता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उनके ऊपर अप्लाई हो सकती है। अच्छा, ताहिर महमूद साहब, आप बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, बार बार ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपसे ज्वाइन नहीं हुआ जा रहा, तो काइंडली छोड़ दें, बाद में इसको देख लें। अच्छा, प्रोविजन ऑफ दी कोड टू अप्लाई, कोड की बात ऊपर भी की थी। कोड का मतलब है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड किस हद तक अप्लाई होगा वो यहाँ पे बता रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये जो हमारा क्रिमिनल लॉ का जो सारा प्रोसीजर है वो एक किताब है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, वो अप्लाई होता है। ये आपके मुतल्लिक नहीं है, लेकिन सिर्फ ये बात है कि कहाँ तक अप्लाई होगा। शेल मोटेटिस मोटाडनिस, ठीक है, इसके मुख्तलिफ इसकी प्रोनाउंसिएशन है, जैसे मर्जी इसको बोल लें, ये लैटिन वर्ड है, इंग्लिश का नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ तक अप्लाई होगा जहाँ तक नेसेसरी है, जहाँ जहाँ पे नेसेसरी नहीं है वहाँ पे फिर अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई टू द प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस, मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई चीज़ मैंने बताया था ओवर राइड करता ये लॉ, अगर कोई चीज़ इसने बताई हुई है, ठीक है, फिर तो वो चीज़ अप्लाई होती है। अगर कोई चीज़ इसने नहीं बताई हुई तो फिर सारी की सारी क्रिमिनल प्रोसीजर से लेंगे, ये वो बता। अच्छा जी, प्रोसीडिंग जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग होगी है ना, एक एक जो हमारा वहाँ पे एक एक कदम होता है जो फाइलों में चल रहा होता है, वो सारा क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत हम चल रहे होते हैं। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन ए द प्रोविजन ऑफ चैप्टर XX22A, इसका नाम है, ये नाम मैंने खुद लिखा है, ओरिजिनल उसमें टेक्स्ट में नहीं होगा। ट्रायल बिफोर हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, ट्रायल के लिए, क्योंकि ये ट्रायल का सारा वो जिक्र हो रहा है, तो ट्रायल के जो ट्रायल मैंने आपको बताया था 3 किस्म का ट्रायल होता है, बिफोर द मजिस्ट्रेट, बिफोर द हाई कोर्ट एंड बिफोर द सेशन कोर्ट। सेशन और हाई कोर्ट का एक ही प्रोसीजर है। तो इन्होंने कह दिया कि हमारा जो नैब का जितना भी लॉ है, नैब के जितने भी केसेस होंगे उसके अंदर हम ट्रायल
जो ट्रायल बिफोर द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का जो प्रोसीजर दिया गया उसके अंदर, उसके लिहाज से सारा प्रोसीजर अप्लाई होगा। तो बस उन्होंने कह दिया तो वो अप्लाई होगा, शैल अप्लाई टू ट्रायल अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अच्छा जी। कोई और प्रोसीजर भी ले सकती है, अगर कोई प्रोसीजर कोर्ट को नहीं नज़र आ रहा तो कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रीज़न लिखेगी, तो वो कोई ये आपके मतलब की बात नहीं है। ये बात थोड़ी सी है, ये देखने, ये जो सेक्शन 234 है ना ऑफ द कोड, कोड मतलब क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड, उसके अंदर जो 234 कहता है वो ये कहता है कि जो एक्यूज बंदा है ना उसके ऊपर एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं, तो हर ऑफेंस का अलग से ट्रायल होता है ना, तो अगर उसके पास एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हैं तो उन सब को एक ही जगह जमा करके कोर्ट के पास ये पावर होती है कि सब कुछ जमा करके एक ही दफ़ा चार्ज लगाए और एक ही ट्रायल चलाए। ठीक है, मतलब फिर उसका एविडेंस भी एक ही होता है, तो ये उसके पास कोर्ट के पास पावर है कि सबका एक दफ़ा ट्रायल चला सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निजेंस ऑफेंस रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस दायर कर दिया, रेफरेंस दायर कर दिया नैब ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 18 19 करेंगे, 20 करेंगे, उसके बाद 20 तक कर लेते हैं। ठीक है, 18 द कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब होता है कॉग्निजेंस का मतलब होता है दस्तंदाजी, मतलब किसको ट्राई कर सकती है, मतलब किसको सुन सकती है, किसको दायरा इख्तियार है समात का। आप आसान अल्फाज में कह लें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, किस कोर्ट को दायरा इख्तियार हासिल है और कैसे दायरा इख्तियार उसका शुरू कैसे होता है। मतलब ऐसे तो ना कोर्ट कोर्ट की मर्जी तो नहीं होती, कोर्ट बस सुबह जज साहब उठे और कहें कि जी फलाना बंदा मैंने देखा आज सुबह करप्शन कर रहा था उसको लेके आओ, ऐसे नहीं होता। कॉग्निजेंस उसकी बताई होती है कि ये कॉग्निजेंस ऐसे ले सकता है, इसको फलाना फलाना बंदा आके बताएगा तब कॉग्निजेंस ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले सकता। द कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस, क्या कहता है लॉ कि कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी कॉग्निजेंस नैब कोर्ट नहीं लेगी। कब तक नहीं लेगी, जब तक एक्सेप्ट ऑन अ रेफरेंस, जब तक उसको रेफरेंस पुट नहीं किया जाता मेड बाय द चेयरमैन नैब। कौन करेगा, रेफरेंस कौन दायर करेगा, मेड बाय चेयरमैन नैब और एन ऑफिसर द नैब ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम। इस सेक्शन के अंदर बार बार ये आगे ये फ्रेज रिपीट होगी। ठीक है, चेयरमैन नैब खुद नहीं जा रहा होता हर केस के अंदर, ये सारे ये ऑफिसर, ठीक है, मोस्टली असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं लीगल ब्रांच के, ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम। ठीक है, ये चेयरमैन नैब के बिहाफ पे रेफरेंस दायर कर रहे हो। ठीक है, इनके सिग्नेचर होते हैं, लाजमी भी नहीं होता कि चेयरमैन नैब के सिग्नेचर हों या डिप्टी के हों, किसी के नहीं होते, ये एडी नैब होता है लीगल ब्रांच वाले। तो वो क्या करते हैं कि बार बार फ्रेज आएगी कि उसके बिहाफ पे कोई भी ऑफिसर पेश हो सकता है चेयरमैन नैब के। असल में दायरा जो रेफरेंस दायर करने का दायरा है वो किस किस तक है, चेयरमैन नैब, सिर्फ चेयरमैन नैब को इजाज़त है कि वो रेफरेंस दायर करे कोर्ट के अंदर। जैसे आम ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर दर्ज की जाती है, एफआईआर दर्ज करके चलान पेश किया जाता है, तो नैब के अंदर इसी तरह रेफरेंस पेश किया जाता है। व्हाट इज रेफरेंस, अभी आगे बताओ। A reference under this ordinance shall be initiated by the National Accountability Bureau on, कोई पुलिस कोई और बंदा कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ चेयरमैन नैब कर सकता है। अभी आगे बताएगा किस तरह। नंबर 1, a reference received from appropriate गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का है फलाने बंदे को अंदर करो, तो चेयरमैन नैब को लाजमी रेफरेंस पुट करना होगा। ठीक है, सबसे पहला अख्तियार आ गया गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कौन होती है, सिटिंग गवर्नमेंट। क्या कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की एक पूरी डेफिनेशन है, वो गवर्नमेंट होगी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रेफरेंस दायर कर सकती है। पहली चीज़ रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट, कोई बंदा डायरेक्ट नैब को शिकायत लगाए कि फलाना बंदा करप्शन कर रहा है, मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, कि हमारी कंप्लेन के ऊपर नैब रेफरेंस दायर करेगा, कर सकता है, वो उसका अख्तियार है, लेकिन हम कंप्लेन कर सकते हैं तो वो ये लिखेगा कंप्लेन आई थी तो उसके ऊपर हम इट्स ऑन अकॉर्ड, कौन इट्स ऑन अकॉर्ड, चेयरमैन नैब, चेयरमैन नैब को खुद लगता है कि फलाना बंदा ये काम कर रहा है तो वो भी
कर सकता है रेफरेंस दायर। अब बताया जाएगा रेफरेंस कैसे कैसे दायर किया जाए। Where the chairman or an officer of the NAB duly authorized by him is of the opinion that is or may be necessary or appropriate to initiate proceeding against any person, he shall refer the matter for inquiry or investigation. चेयरमैन नैब सबसे पहले क्या करेगा, चेयरमैन क्या नैब क्या करेगा, तो उस बंदे के खिलाफ सबसे पहले इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कॉल करेगा कि जी इसके खिलाफ इंक्वायरी करो, डिपार्टमेंट जो नैब का है वो इंक्वायरी करेगा या इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो ये जो रेफर है ना, इसका मतलब है ही शैल रेफर, वो लाजमी करेगा उसके खिलाफ इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। The responsibility for inquiry into an investigation of an offence alleged to have been committed under this ordinance shall rest on the NAB. कौन करेगा, ये नैब की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे बताया जा रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, पुलिस की नहीं है, पंजाब पुलिस की नहीं है, सिंध पुलिस की नहीं है, किसी की नहीं है, FIA वालों की नहीं है। हाँ वो असिस्ट करेंगे इन्हें अगर ये चाहें, लेकिन कोर्ट के अंदर जमा करवाना, रेफरेंस दायर करना, ये वो पेश होना पुलिस का काम नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन टू होम, नैब, नैब के ऊपर है। शेल रेस्ट ऑन दी नैब, लाजमी नैब के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी जो एजेंसीज पुलिस आपको नज़र आएगी नैब की बहुत मदद कर रही होती है, नैब के साथ FIA होती है, इंटेलिजेंस होती है। कब तक होती है वो, कब आती है वो, अनलेस एनी सच एजेंसी और अथॉरिटीज रिक्वायर्ड टू डू सो बाय द चेयरमैन। जब तक चेयरमैन नैब या ऑफिसर ऑफ द नैब, जब तक पुलिस या और किसी एजेंसी को नहीं बुलाता तो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी केस में। The chairman NAB and such members, officers or servants of the NAB shall have the exercise for the purpose of inquiry or investigation। अच्छा, क्या क्या पावर होती है चेयरमैन नैब और ऑफिसर ऑफ द नैब के पास, कि पावर टू अरेस्ट, जो पुलिस के पास पावर होती है ये वो वाली पावर आ रही है। ठीक है, ये आपसे MCQs आ सकते हैं। चेयरमैन नैब और ऑफिसर ऑफ द नैब जो कि इसलिए अथोराइज किया गया है चेयरमैन नैब की तरफ से, तो वो क्या कर सकता है, पावर टू अरेस्ट। एक पावर उसके पास आ गई, पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी को भी। और कौन सी पावर, ऑल दी पावर्स ऑफ एन ऑफिसर इन इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में जो SHO को पावर्स होती हैं वो सारी SHO वाली पावर चेयरमैन नैब को भी है, और चेयरमैन नैब के बिहाफ पे कोई ऑफिसर काम कर रहा है तो वो भी है अंडर द कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर उसका पूरा प्रोसीजर बताया होता है कि वो किस किस तरह अपनी पावर को इन्वोक करता है और कैसे यूज़ करता है। अच्छा, एंड फॉर द पर्पज में काज अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे को पकड़ के लाना है या उसको कोर्ट तक लेके आना है, तो वो मुश्किल होता है नैब के लिए। नैब वाले बंदे तो मतलब साथ में हमारे जैसे कोई सिविलियन अगर भर्ती हो जाते हैं तो उन्हें तो नहीं आता ये सारा काम। तो वो पुलिस होती है, एजेंसीज होती हैं, FIA होती है, एंड व्हेन एंड इफ़, तो वो क्या करते हैं, असिस्टेंस ऑफ एनी एजेंसी, उस एजेंसी की मदद मांगते हैं कि भाई इस बंदे को, क्योंकि हमारे नैब के बंदों के पास हथकड़ियाँ वगैरह ये चीज़ें नहीं होती ना, तो वो पुलिस ऑफिसर से मांग सकते हैं, किसी एजेंसी से मांग सकते हैं, एनी अदर ऑफिशियल एजेंसी कोई भी हो सकती है। बाय द नैब सच ऑफिशियल एजेंसी शैल रेंडर सच असिस्टेंस प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये गौर से देखें एक्सेप्शन आ गई, प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड विदाउट द परमिशन ऑफ द चेयरमैन। बंदा अरेस्ट कैसे किया जा सकता है, सिर्फ चेयरमैन नैब की इजाज़त से किया जा सकता है। अगर चेयरमैन नैब इजाज़त नहीं देता तो उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQs आ सकता है। और एनी ऑफिसर और नैब अथोराइज, ये बार बार ये मैंने बताया फ्रेज साथ साथ इसके इस सेक्शन में आती रहेगी, चेयरमैन नैब या इसका कोई ऑफिसर जो उसने अथोराइज किया होगा। पुलिस का प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है बाकी क्रिमिनल केस में। पुलिस को आधे ऑफेंसेस के अंदर गिरफ्तार ही नहीं कर सकती बंदे को विदाउट वारंट लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर वो वाली चीज़ें कोई भी अप्लाई नहीं होती, कोर्ट की कोई चीज़ अप्लाई नहीं होती अरेस्ट के लिए। अरेस्ट के लिए उन्होंने बता दिया कि क्या, बस चेयरमैन नैब का है तो उठा लो। ठीक है, अगर चेयरमैन नैब नहीं कहा था, उसकी इजाज़त नहीं थी तो उठाया तो वो इलीगल होगा। एनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी कंप्लीटेड एक्सपीडिशियसली, मतलब बहुत तेज़ी से, इसको कहते हैं एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस लॉ के अंदर, ये वाला ना। ये
यहाँ पे भी है और ये हमारे उसमें है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी है कि इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस कितना मर्जी टाइम लगा दे, आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरह ये भी होता है, ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में जितना मर्जी टाइम लगा दे, ठीक है, अदालत में जब रेफरेंस दायर करेगा, ट्रायल जब शुरू होगा, ट्रायल को 30 डेज में कंप्लीट करना है। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इसके ऊपर कोई कदगन नहीं लगाई जा रही, कोई इसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जब भी मर्जी है पूरी करे, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल फिर कोर्ट के अंदर आप दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल, तो ये तो नहीं कर रहे, तो वो फिर कोर्ट देख लेती है। लेकिन ये एक इनको बेनिफिट हासिल होता है कि बंदे को कब तक जेल में रखें, अपने पास रखें स्टोरी में। The chairman NAB, an officer of the NAB duly authorized by him, shall appraise the material of the evidence placed before him during the inquiry. अच्छा, वो फिर ना जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन होती है, इसका मकसद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन का मकसद, इन्वेस्टिगेशन में होती है तफ्तीश, इंक्वायरी का मतलब होता है तहकीक। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लीगली, लेकिन आपके काम का नहीं है। इन दोनों के अंदर वो क्या कर रहा होता है? इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या वो एविडेंस इकट्ठे कर रहा होता है, जो ऑफिसर होता है या जो चेयरमैन में होता है। क्या कहता है? वो कहता है and if he decides that it would be proper and just to proceed further and there is sufficient material to justify filing of a reference, he shall refer matter to a court। ऊपर आया इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए कितना भी टाइम ले ले, ठीक है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल करेगा। कोई टाइम उसके ऊपर वो नहीं, बाइंडिंग नहीं किया गया कि इतने दिनों में। यहाँ पे वो क्या करेगा? कहता है चेयरमैन नैब, ये नैब का जो सा ऑफिसर है जो ये सारी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो जब ये समझता है, इफ़ ही डिसाइड्स, सिर्फ उसके ऊपर है कि जब वो ये डिसाइड करेगा जी मटेरियल बहुत हो गया, बंदा फंस जाएगा, ही शैल रेफर द मैटर टू द कोर्ट। रेफर द मैटर टू द कोर्ट मीन्स ही इज फाइलिंग अ रेफरेंस। ओके, यहाँ पे रेफर का मतलब है कि वो एक रेफरेंस फाइल कर रहा है, यहाँ से रेफरेंस फाइल हो जाता है, इसलिए सेक्शन 18 के अंदर आ रहा है। अच्छा, एक और तरीका रेफरेंस दायर करने का, वो ऊपर आया था जो कंप्लेन, अगर किसी ने कंप्लेंट की थी तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करके ये सारा प्रोसीजर करके वो रेफरेंस दायर कर सकता है। अगर इल्ज़ाम झूठा निकला और आपने कंप्लेन की तो क्या होगा? फिर देखें, इफ़ अ कंप्लेंट इज इंक्वायर इनटू एंड इन्वेस्टिगेटेड बाय द नैब and it is concluded that the complaint received was prima facie, कल भी बताया था इसको कहते हैं एट द फर्स्ट इंस्टेंस, पहली नज़र में, बातियों नज़र कहते हैं उर्दू में। पहली नज़र में लगता है कि ये कंप्लेंट प्रेमा फिशाई और फ्रिवलियस, झूठी, मन गढ़ंत है, और हैज़ बीन फाइल्ड विद इंटेंट टू मेलिन और डिफेम, किसी बंदे को बेइज्जत करने के लिए, उसको अब्यूज़ करने के लिए दाखिल की गई है। द चेयरमैन नैब और डिप्टी चेयरमैन और एन ऑफिसर ऑफ द नैब ड्यूली ऑथराइज्ड बाय चेयरमैन रेफर द मैटर टू द कोर्ट। रेफरेंस दायर कर देंगे वो, में लाजमी नहीं, उनको अगर लगे उन्होंने आपके खिलाफ, जिसने कंप्लेन की है उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो जाएगा। वो क्या होगा? एंड इफ कंप्लेनेंट इज फाउंड गिल्टी ही शैल बी, फिर उसका पूरा ट्रायल चलेगा। अगर वो गिल्टी निकला तो वो पनिशेबल है, एक्सटेंड टू दी 1 ईयर, उसको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। यहाँ पे देखें और आ गया, और विद फाइन, या उसको फाइन भी किया जा सकता है, और विद बोथ, या दोनों किया जा सकता है। कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है, ये देखें, 1 साल तक की सज़ा दे दे, 1 दिन की दे दे, 2 दिन की दे दे, लेकिन मैक्सिमम 1 ईयर की दे सकता है, या सिर्फ फाइन कर दे, या दोनों इकट्ठे कर दे। ये अदालत के ऊपर है कि वो उसको कितनी देर। ठीक हो गया जी, ये हो गया था कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। हाँ जी, पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। कॉल फॉर इंफॉर्मेशन ये एक पावर है नैब के पास और नैब के अथोराइज्ड उसके पास, कि वो किसी भी एजेंसी से कोई भी काम किसी चीज़ के लिए कह सकती है कि ये हमें कलेक्ट करके दो, ये किसी बैंक को कह सकती है, किसी इदारे को कह सकती है कि ये हमें कलेक्ट कर। ये तेज़ी तेज़ी देखें, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी पर्सन, किसी बंदे को भी बुला सकती है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी, ओ जी मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ इसके अंदर, ये है वो। किसी बंदे को भी कह दे जी हाँ जी आप आ जाएं जी, आप बताएं ये कैसे हुआ है, आप इसके करीब रहते थे, तो वो आपको बुला सकता है। टू प्रोड्यूस और डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो उसको कह सकता है कि भाई ये कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कुछ भी कह सकते हैं कि ये तो।
एग्जामिन एनी पर्सन, एग्जामिन का मतलब होता है कि लॉ के अंदर कि उसका बयान लिख सकता है। एग्जामिन का मतलब होता है उसका बयान लिख सकता है, एफिडेविट के ऊपर उसका बयान ले सकता है। रिक्वायर एनी बैंक, किसी बैंक को कह सकता है कि ट्रांजैक्शन की तफसीलात बताओ हमें कैसे हुई है, कोई बैंक के अलावा कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, बैंक के ऊपर लाजमी है कि वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी पर्सन। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाएं। द चेयरमैन मे विद द प्रायर अप्रूवल इन राइटिंग ऑफ द, अच्छा, वेयर देयर इज रीजनेबल सस्पिशन दैट एनी पर्सन इज इन्वॉल्व इन और इज privy to an offence under this ordinance, the chairman may, with the prior approval of in writing of High Court concerned, direct that surveillance of that person may be carried out through such means may by necessary in the fact circumstances of the case. अच्छा, ये पता है इनकी बात हो रही है, ये उन लोगों की बात हो रही है, ये एनी गवर्नमेंटल एजेंसी, ये असल में उनकी बात हो रही है अगर किसी बंदे के पीछे स्पाई लगाना चाहते हैं ना, या किसी बंदे के पीछे, ये असल में आईएसआई होगी, आईबी होगी, और इस तरह जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, एक गवर्नमेंट एजेंसीज का मतलब हमेशा ये होता है ये एजेंसीज, अगर इनकी मदद रिक्वायर्ड है, इनका थोड़ा सा प्रोसीजर इसलिए अलग है कि इनके बंदे भी कम होते हैं और ये हर बंदे के लिए आप वो नहीं लगा सकते, क्योंकि असल में उसकी फिर वो हर चीज़ नोट कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे लग जाते हैं, इवन कि उसका उठना बैठना, ये वो तस्वीरें लेना कहीं से, किसी अदारे के पास जाके सीसीटीवी निकलवाना। तो इस वजह से क्या है, ऐसा काम करने के लिए चेयरमैन नैब को हाई कोर्ट से इजाज़त देनी पड़ेगी कि इस बंदे के पीछे हमने स्पाई लगवाना है, इस बंदे के पीछे हमने एक जासूस लगवाना है, तो वो एजेंसी का बंदा फराम करें, तो इस वजह से। लेकिन क्या है, प्रोवाइडेड दैट दी कॉपीज ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ला के देती है एजेंसी, तो केप्ट कॉन्फिडेंशियल, और मे बी उसकी कोई प्राइवेट तस्वीरें हो सकती है, कोई प्राइवेट उसका कोई शराब खाना है, कोई वहाँ की तस्वीरें हो सकती हैं, लेकिन वो कब तक कॉन्फिडेंशियल रहेगी, जब तक अदालत कहती है कॉन्फिडेंशियल रहेगी तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, उसको आप पब्लिक यूज़ के अंदर नहीं लेके आ सकते। ठीक है, अच्छा, और उसको सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग के लिए यूज़ कर सकता है, अदरवाइज वैसे यूज़ नहीं कर सकता चेयरमैन। रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये करते हैं या आखिरी करते हैं, इसके बाद इसको कंक्लूड करते हैं, 10 बजने वाले हैं। सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के ऊपर लाजमी है कि बैंक के अंदर, मैंने आपको बताया था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पूरा एक सिस्टम है, फ्लैग मार्किंग सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम होता है। जैसी ट्रांजैक्शन किसी बैंक में से एक लिमिट है उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन होती है, तो वहाँ पे फ्लैग ब्लिंक करने लग जाता है कि ये फलाना बैंक है, उसके अंदर फलाना अकाउंट है, उसके अंदर इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है इस टाइम। एक तो वो होता है, एक हर बैंक के पास अपना सिस्टम होता है कि उसके इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, उसके बैंक से दूसरे बैंक के कोई ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिसकी लिमिट रखी हुई है गवर्नमेंट ने, तो उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो वो सस्पिशियस बैंकर जो बैंक मैनेजर होता है, इसको बताया गया होता है, ये लॉज पढ़ाए जाते हैं थोड़े से उन्हें कि इतनी अगर ट्रांजैक्शन हो तो आपने फ़ौरन से बताना। ठीक है, तो अगर वो जो बैंक का मैनेजर है या डायरेक्टर है, मैनेजर कहते हैं या डायरेक्टर कहते हैं, ये लिखा हुआ आगे, दी मैनेजर और डायरेक्टर सच बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर उसने वो चीज़ रिपोर्ट ना की, पहले तो वो शेल रिपोर्ट लाजमी रिपोर्ट करेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वो सारी ट्रांजैक्शन बताएगा। पहले ये होता था इस ऑर्डिनेंस से पहले कि बैंक मैनेजर आपका दोस्त होता, डायरेक्टर दोस्त होता, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था, ऑर्डिनेंस भी नहीं था, ये नया ऑर्डिनेंस, तो उसके साथ मिल के आप ब्लैक मनी को वाइट मनी बना सकते थे, बाहर से पैसा लाए बैंक में जमा करवाया। ये अब कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो वो चेयरमैन नैब को फ़ौरन बताएगा। ठीक है, आप देखेंगे बैंक के अंदर जाएंगे तो बार बार जगह जगह पे लिखा होता है नैब क्या कहते हैं, इमरजेंसी कॉल नंबर और से नोट करप्शन। वो सिर्फ किस वजह से लिखा होता है, इन जो बैंकर्स जो मैनेजर और डायरेक्टर बैठे होते हैं, वो अगर नहीं बताएगा तो उसके खिलाफ क्या होगा, शैल बी पनिशेबल विद विक्टोरियस इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर, 5 साल तक की सजा हो सकती है इस बंदे को। ठीक है, एंड विद फाइन, और फाइन भी लाजमी होगा। बस चला जी, यहाँ तक कंक्लूड कर लेते हैं इसको। कोई क्वेश्चन? पहले मैं नेम बाय नेम कर लेता हूँ, एक एक बंदे का नेम लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कर लें।
अब्दुल सलाम साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये ट्रायल का वर्ड आपने बार बार यूज किया, आपकी थोड़ी आवाज कट रही थी। बस ये इसमें पूछना था कि ट्रायल को हम इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं? नो, नेवर। अच्छा। ट्रायल बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। ये लॉ के लिहाज से ट्रायल का मतलब है, इन्वेस्टिगेशन का अलग मतलब है, इंक्वायरी का अलग मतलब है। इंक्वायरी का मतलब होता है तहकीक करना, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है तफ्तीश करना। लॉ के लिहाज से दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रायल का मतलब होता है जिस दिन आपके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा अदालत के अंदर, ओपन कोर्ट के अंदर चार्ज फ्रेम होता है कि आपने ये जुर्म किया है, वहाँ से ट्रायल शुरू हम्म। होता है। उससे पहले ट्रायल शुरू नहीं होता। उससे पहले अगर कोई अदालती कार्रवाई भी हो रही है तो वो ट्रायल में नहीं आता, क्योंकि अच्छा, जो ट्रायल शुरू हो गया, फॉर सपोज आप एक बंदे पर जुर्म है कि भाई इसने ये जुर्म किया और ट्रायल अब शुरू हो गया है जी कोर्ट जी के अंदर, जी जी। तो फिर उसके खिलाफ फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है ना? नो नो नो, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके, इंक्वायरी कंप्लीट करके रेफरेंस हाँ। सबमिट करता है चेयरमैन नैब या जी जी। उसका कोई ऑफिसर। तो वहाँ जी। से कोर्ट कहती है अच्छा तो अच्छा। ये इन्वेस्टिगेशन आई है, ये सही। बात आई है, तो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, अच्छा। तो अब आप बताएं आप क्या सही क्या कहते हैं। तो आप सही देखते सही। होंगे वैसे भी आम क्रिमिनल लॉ के अंदर भी ऐसे होता है कि एक बंदे को पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक है, हम्म। अदालत के अंदर हम्म। तब तक आप बेलें ही मूव कर रहे होते हैं कि इस बंदे को छोड़ दें, ये इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगा। जैसे ही पुलिस अपना चलान मुकम्मल करती है, चलान मतलब एक रिपोर्ट मुकम्मल करती है और वो अदालत में सबमिट करवाती है, तो अदालत वहाँ से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की डेट देती है, वहाँ से ट्रायल शुरू होता है। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन अच्छा कर रहा अच्छा। है तब तक आप उसे कुछ नहीं कह सकते। सही। जी जी अच्छा सर, तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने कहा था कि अगर किसी बंदे को सजा हो जाती है, फॉर सपोज 10 साल की सजा हो जाती है, इस वो सेक्शन हमने पढ़ा था कि वो किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जी जी। और उसकी जो पब्लिक ऑफिस होती है वो भी जो है वो सीज हो जाएगी। सीज कर दी जाती है। तो फॉर सपोज एक बंदे को 10 साल की सजा हुई है, जी जी तो वो 10 साल की सजा जेल में काटने के बाद फिर उस पे 10 साल का पीरियड लागू होगा, जी। मतलब टोटल बिल्कुल 20 साल तक वो नहीं बिल्कुल आप कर सही सकता सर। कोई काम। 10 साल तो कर ही नहीं सकता ना जब सजा हुई हुई है, तब अब तो वो तो उस। नहीं कर सकता। हाँ, जो अगले 10 साल शुरू होंगे जो सीज हुआ है उसके ऊपर पब्लिक ऑफिस और जो इलेक्शन कंटेस्ट जी करना, वो उससे जी जी। जिस दिन रिलीज होगा वहां से शुरू होगा 10 साल का पीरियड। सही, मतलब टोटल 20 साल वो काम ही नहीं कर सकता, ऐसा मान ले हम। फॉर एग्जाम्पल मियाँ साहब को 10 साल की सजा हुई है ना। जी मियाँ जी साहब को जो 10 साल की सजा हुई है, जिस दिन ये 10 साल की सजा खत्म होगी उस दिन से आगे जी। 10 साल शुरू होंगे कि मियाँ साहब अगले 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। असल। मतलब अच्छा, जी फिर जी दस जी साल के बाद वो हिस्सा ले सकते हैं? जी जी, उसके 10 साल बाद यानी 20 साल बाद। चले ठीक है। जी जी ठीक है ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। और सर ये चीज़ है कि कोई भी जो नैब चेयरमैन है या अथॉराइज्ड उसका कोई ऑफिसर है, तो जी जी। वो खुद ही सजा दे सकता है या वो को रेफर करेगा मैटर कोर्ट को, तो कोर्ट उसको सजा देगी? देखें, चेयरमैन नैब जो है ना, उसके ऊपर क्या जी बाइंडिंग है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें और जी बंदे को अरेस्ट करके इंक्वायरी करे, जो भी करे, जैसे भी उसने करना है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके, एविडेंस मुकम्मल जी। करके रेफरेंस पुट करे बिफोर द कोर्ट। कभी भी अच्छा। नैब कोर्ट जो है, कोर्ट डिसाइड करती है कि इसको कन्विक्टेड करना है या एक्विटल करना है, जब ट्रायल शुरू होगा तब होगा, अदरवाइज उससे पहले कोई उसको कोई सजा नहीं सुना सकता। ठीक है। और जी। सर हर जगह हम ये पढ़े होते हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द लॉ, इस लाइन का क्या मतलब है? छोड़ दें इसको, आपके उसमें समझ में भी अच्छा नहीं आएगा, छोड़ दें, ये कोई मतलब नहीं अच्छा। इसका। हाँ। चले चले ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, मोहम्मद हंजला, हंजला भाई। हाँ सर, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा ये वालेकुम सवाल सलाम। था कि ये बार बार आता है हर आर्टिकल में, हाँ, हर आर्टिकल में आता है कि जो नैब चेयरमैन नैब है या कोई भी ऑफिसर है नैब का, ड्यूली ऑथराइज बाय जी जी चेयरमैन जूली, नैब। जी जी तो जी ये जी। ऑथराइज ही इससे समझ आ जाती है कि मसलन जैसे ऑथराइज उसने किया, वो अथॉरिटी 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 देता है चेयरमैन नैब, ऑथराइज बिल्कुल, करता है। तो ये ड्यूली ऑथराइज इसका क्या मतलब? ये लॉ की लैंग्वेज है, ड्यूली ऑथराइज्ड। उसके साथ
उसको क्लियर करने का कि ड्यूली अथोराइज्ड कि उससे चेयरमैन नैब से, ठीक है, इससे कोई परेशान नहीं हो। लॉ के अंदर ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ऑफ, एंड, और, मे, ठीक है। ड्यूली अथोराइज्ड मतलब प्रॉपर अथोराइज्ड। अंजला भाई, इसका एक प्रोसीजर होता ठीक है अथोराइजेशन देने का ठीक, भी, बस यही तो ये क्वेश्चन था। उस वजह से यूज़ किया होता है। उनके रूल्स के अंदर, नैब के रूल्स के अंदर दिया होगा कि अथोराइजेशन कैसे देनी है। जी वो ये इसी तरह का सवाल था ना, वो अक्सर आपने देखा हो या किसी भाई को कभी कोई डॉक्यूमेंट्स भी वगैरह मंगवाए हो ना, तो उस पे भी वो यही लिखते हैं कि डूली अटेस्टेड बाय। जी जी, तो ये ये वही चीज़ थी कि मैं पूछा जी ये जी डूली पता नहीं क्या चीज़ है। जी जी। आगे जी, अब्दुल सलाम साहब। अच्छा, अब्दुल सलाम साहब। हारिस महमूद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, हेलो। वालेकुम सलाम। जी जी, बोलें। मैंने पूछना था कि ये जो प्राइमा फेशियल था, एच सेक्शन 18 का जो एच वाला था, तो प्राइमा फेशियल अगर नैब चेयरमैन नैब ही हो तो फिर नहीं नहीं, ये कह रहा है चेयरमैन नैब को एक एप्लीकेशन मिली है और चेयरमैन नैब को लग रहा है कि ये प्राइमा फेशियल, यानी पहली फर्स्ट इंस्टेंस में लगता है कि यार ये तो, ये यानी उसे 5 नंबर लगता है। इमाम मस्जिद के खिलाफ इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है और उसके तो ये कुछ है भी नहीं है, और वो तो उसके पास कुछ भी नहीं है, हम यानी उसको खुद भी पता हो। तो वो कहे, ये तो देखते ही पता लगता है कि यार ये तो झूठी एप्लीकेशन है, ये बंदे को डिफेम करना चाह रहा है। ये उस बंदे के लिए प्राइमा फेशियल का मतलब कि वो किसी भी बंदे के खिलाफ अगर कोई एप्लीकेशन आई है तो चेयरमैन नैब के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर सकता है कंप्लेनेंट के खिलाफ। ठीक है, जी सही। थैंक यू। जी। हमायूं इमदाद साहब। हुमायूं इमदाद साहब, कोई क्वेश्चन है आपका? अच्छा, साद चौहान भाई, आपका क्वेश्चन। अभी फिलहाल तो कोई नहीं है। आज ओके रात को थ्रू करूंगा क्योंकि थोड़ा आज मेरा नेट का इशू रहा था, काफी कुछ आपका ओके मिस भी हो गया मुझे, तो ओके मैं थोड़ा गो थ्रू करूंगा, फिर इंशाल्लाह कल पूछ लूंगा। ओके। सरमत भाई, कोई क्वेश्चन आपका? सर आवाज आ रही है सर? जी जी, सरमत भाई। हेलो। सरमत भाई बात कर रहे हैं? जी बिलाल भाई, आ रही है मेरी? जी जी, चौहान भाई आप बात करें। जी जी। जी मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा नेट का इशू था तो काफी कुछ मिस हो ओके गया आज ओके मुझसे। ओके ओके, मैं मैं गो थ्रू आपको, करूंगा आज के सही आर्टिकल्स और सही सेशंस, फिर मैं सही सही। सरमत भाई, अगर सही है, आपका फिर मैं कल कोई, आपसे पूछ ओके लूंगा। ओके ओके, ओके। थैंक यू। सवेरा रजा, आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सप्लेन कर दें दोबारा, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। उसके अलावा कोई क्वेश्चन? तैयब भाई, आपका कोई क्वेश्चन? तैयब भाई, आपका कोई क्वेश्चन? शाहरोज हसन, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, नो क्वेश्चन। आई थिंक देयर इज नो क्वेश्चन। हेलो। जी 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 जी, जी तैयब बिलाल भाई। भाई, तो ये बात करूं। अच्छा, जी जी तो ये मेरा जो 15B है जिसमें आपने बात की थी डिस्क्वालिफिकेशन टू कंटेस्ट इलेक्शन, जी जी। तो जिसमें प्ली बार्गेनिंग की बात हुई थी, तो इसमें जो सज़ा है मतलब वो जब प्ली बार्गेनिंग हो जाती है वहां से मतलब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता या किस तरह था? ये उसने थोड़ा ये मुझे समझ नहीं उसने आया। का ये कहा, प्ली बार्गेनिंग को वो यूज़ करते हुए रिलीज हो जाता है, उसको कहते हैं डिस्चार्ज होना। डिस्चार्ज ही ठीक है। बनती है उसकी। उसका एक अलग ठीक है। से, उसको हम एक्विटल नहीं कहते, उसका जो ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं दिस एक्यूज्ड हैज़ बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम दिस ऑफेंस। ठीक है, उस आगे रीज़न ठीक है। लिख दी जाती है क्यों हो गया। तो जैसे ही वो ठीक है। डिस्चार्ज होता है, जिस दिन वो डिस्चार्ज का ऑर्डर होगा वहाँ से 10 साल गिने जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है। ठीक हो गया?
ओके इसके अलावा किसी का क्वेश्चन, आई थिंक और किसी का क्वेश्चन नहीं है। तार महमूद भाई बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ज्वाइन नहीं हो सका पूरे मेरा ख्याल है 2 घंटे। तार भाई आई होप कि आप ऑडियो मैसेज सुन सकें। तो आई थिंक शारोज भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरा ख्याल है आप बोल रहे हैं। आप अपना माइक दुरुस्त कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी शारोज भाई आपकी आवाज़, ओके ओके शारोज भाई आप ऑडियो सुन लें, कल वाली भी सुन लें, आज वाली भी सुन लें, उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कल कर लीजिएगा। कल की क्लास की टाइमिंग हम इंशाल्लाह ग्रुप में डिसाइड कर लेते हैं। आई थिंक मेरा सजेशन है कि 3 बजे दिन को रख ली जाए, शाम को मैं बिज़ी होता हूँ इतवार वाले दिन। तो बाकी है और कोई अगर क्वेश्चन हो इसके अंदर कोई वो हो तो कल आप पूछ लें। बिलाल भाई मेरा एक क्वेश्चन है। जी जो जी भी ताहिर एप्स महमूद होते हैं उसके साथ ये आप स्केजुअल्स और जी चैप्टर, जी इसका क्या मतलब होता है? स्केजुअल जो होते हैं वो एंड पे आएगा, उसके ऊपर हम स्केज डिटेल से बात करेंगे कि स्केजुअल क्यों बनाया जाता है। और दूसरा आप क्या बता रहे हैं, दूसरा क्या पूछ रहे हैं? लाओ जी ताहिर भाई मैसेज में पूछ लें अगर आप। स्केजुअल लास्ट में आएगा, उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि स्केजुअल क्यों होता है और उसका मकसद क्या होता है। ओके थैंक यू। ग्रुप में मैसेज कर लें, वहाँ पे मैं बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।